हाय एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हमारी सीडीपी की मैराथन क्लास चल रही थी। आज हमारा मैराथन क्लास का पार्ट थर्ड है। इससे पहले हम 2 पार्ट्स कवर अप कर चुके हैं मैराथन क्लासेस की, उन्हें आप देख लीजिएगा। और ये आज का लास्ट पार्ट है और आज हमारा जो सीडीपी है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 मैंने आपको बेहतरीन मैराथन क्लासेस दी हैं फ्रेंड्स, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर, जहां से आप अपना सीडीपी को एकदम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपको कहीं और से सीडीपी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लास्ट जो हमारा पार्ट 2 हुआ था, उसमें हमने समझा था बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, यानी कि 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस हमने लास्ट क्लास में करा था। तो उससे आगे की जो चैप्टर्स हैं उनको हम आज की वीडियो में कवर अप कर लेंगे। और आज की मैराथन क्लास भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड थे। दोनों पार्ट के जो लिंक हैं वो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। सबसे पहला कमेंट आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने वो दे दिया है। और एक बात मैं आपको कहूंगी फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, अगर आप बेहतरीन नोट्स लेना चाहते हैं ना एकदम मिनिमम प्राइस पे, क्योंकि अभी आपका ऑफर चल रहा है 35% का, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वहां से आपको नोट्स जो है मिल जाएगा। और काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं, एग्जाम बहुत नजदीक है, रिवीजन आप उससे कर सकते हैं। और अगर चाहें तो अदर स्टूडेंट्स की तरह प्रिंट आउट निकाल करके भी आप उसका पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा महामैराथन का पार्ट थर्ड है। तो आज सबसे पहले हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है आपका सूक्ष्म शिक्षण, यानी कि माइक्रो टीचिंग। तो देखिए, माइक्रो टीचिंग क्या है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो आपका सूक्ष्म शिक्षण था, इसके जो जन्मदाता थे ना वो थे डी एलन। नाम याद रखिएगा, डी एलन जो है माइक्रो टीचिंग के जन्मदाता हैं। अब सूक्ष्म शिक्षण है क्या, चलिए इसे एक बार हम समझते हैं। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण प्रविधि है जिसमें छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे समूह को कोई एक संप्रत्यय पढ़ाते हैं। अब आप लोगों ने देखिए बीएड या डीएलएड जो भी टीचिंग ट्रेन किया होगा ना, वहां पर माइक्रो टीचिंग आपने भी करी होगी, है ना। आप बोर्ड पे जाके पढ़ाते थे और टीचर्स जो है आपको ऑब्जर्व करते थे पीछे बैठ करके, तो वही होता है आपका माइक्रो टीचिंग। आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है और उसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, है ना। देखिए, तो सूक्ष्म शिक्षण का चक्र यानी कि माइक्रो टीचिंग की साइकिल हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है पाठ योजना, जिसको हम क्या कहते हैं, लेसन प्लान। लेसन प्लान आप सभी ने बनाए होंगे अपने टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान। तो हमें सबसे पहले लेसन प्लान बनाना होता है, जो भी चीज हमें पढ़ानी है उससे रिलेटेड। उसके बाद हमें टीचिंग करानी होती है, यानी कि शिक्षण, जो लेसन प्लान में हमने बनाया है वो हमें पढ़ाना होता है। और शिक्षण के लिए हमें सिर्फ 6 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद टीचर आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, और टीचर बाद में आपको क्या करते हैं, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देते हैं, ठीक है, कि आपने ऐसा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया या अच्छा नहीं पढ़ाया, आपको इम्प्रूवमेंट करने की नीड है या नहीं है। इस तरीके से आपको वो फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि देते हैं। और प्रतिपुष्टि भी जो होता है आपका 6 मिनट का होता है ओनली, ठीक है। उसके बाद अगर आपका पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लगा, सपोज करिए, ठीक है, तो टीचर आपको फीडबैक देंगे कि आप दोबारा से लेसन प्लान बनाओ और दोबारा से पढ़ाओ। तो उसके लिए क्या होता है, आपको पुनः योजना करनी होती है, यानी कि री लेसन प्लान, दोबारा से आपको लेसन प्लान बनाना होता है, ठीक है, री लेसन प्लान। इसके लिए आपको 12 मिनट का टाइम दिया जाता है, टोटल री लेसन प्लान के लिए 12 मिनट का टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद सेम चीज, जैसे यहाँ पर आपने टीचिंग कराई थी, यहाँ पर भी पुनः शिक्षण यानी कि री टीचिंग आप कराएंगे, दोबारा से पढ़ाएंगे। और पढ़ाने के लिए 6 मिनट का टाइम दिया जाता है, वो तो यहाँ पर भी क्लियर हो गया। उसके बाद अगेन क्या होगा, पुनः प्रतिपुष्टि होगी, यानी कि री फीडबैक आपको दिया जाएगा। फिर से टीचर आपको बताएंगे कि आपने कैसा पढ़ाया है, ठीक है। ये भी आपका कितना, 6 मिनट का होता है। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस आपका चलता रहता है और पूरा प्रोसेस होता है आपका 36 मिनट का, याद रखिएगा। पूरा प्रोसेस होता है 36 मिनट का माइक्रो टीचिंग का, ठीक है। आई होप ये जो साइकिल है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या चीजें बताई हैं, ओके। यहाँ पर ना आपको डिटेल में समझाया भी है, अगर आप समझना चाहें। ये रहा, सबसे पहले पाठ योजना निर्माण, लेसन प्लान आपने बनाया, पहले टीचर पाठ योजना का निर्माण करेगा, ठीक हो गया। फिर वही टीचिंग आप करेंगे। टीचिंग में क्या होगा, पाठ योजना बनाने के बाद टीचर जो है क्लास में आकर के पढ़ाएंगे और शिक्षण करवाने के लिए 6 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। वो हमने साइकिल में समझ लिया है, ठीक है।
उसके बाद है प्रतिपुष्टि, वही फीडबैक। फीडबैक देने के लिए भी 6 मिनट का टाइम होता है। फिर जैसे आपको दोबारा से लेसन प्लान बनाने को बोलेंगे, यानी कि री लेसन प्लान, पुनः पाठ योजना, 12 मिनट का टाइम हो गया। उसके बाद पुनः शिक्षण, आप दोबारा से पढ़ाएंगे, 6 मिनट का, ये भी हो गया। फिर आपको टीचर दोबारा से क्या करेंगे, फीडबैक देंगे, प्रतिपुष्टि देंगे, ये भी आपका 6 मिनट का हो गया। तो इस तरीके से जो कुल टाइमिंग होती है माइक्रो टीचिंग की, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग में जो कुल समय आपको दिया जाता है वो दिया जाता है 36 मिनट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सीटेट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सबसे पहले है मास्टरी ओरिएंटेशन। आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मास्टरी ओरिएंटेशन कौन सा है। तो देखिए मास्टरी ओरिएंटेशन मतलब होता है जब हम किसी चीज में ना महारत हासिल करना चाहते हैं, यानी कि मास्टरी करना चाहते हैं। जैसे हम एग्जाम में अच्छे नंबर ले आए, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम किसी विषय में महारत हासिल कर ले। महारत हासिल करने का मतलब है उस विषय को पूरी तरीके से समझें, उसकी डीपली नॉलेज लें। जैसे कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर, देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, है ना, पीजी करते हैं, और पीजी आपका किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होता है। पीजी क्यों करते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वो डीप नॉलेज ले सके, मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वो अच्छे से पढ़ें। जैसे सपोज करिए आप में से कुछ लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से किया होगा। अब इसमें क्या होता है, केमिस्ट्री को आप डीपली पढ़ते हैं, इसीलिए तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो केमिस्ट्री में आप क्या करेंगे, मास्टरी हासिल करेंगे, है ना, मास्टर बन जाएंगे आप इस सब्जेक्ट के, महारत हासिल कर लेंगे। तो यही होता है मास्टरी ओरिएंटेशन। यहाँ पर इस चीज से मतलब नहीं होता कि आप एग्जाम में कितने मार्क्स ला रहे हैं, यहाँ मतलब होता है कि आप उस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज रख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। यहाँ पर परफॉर्म करना होता है ताकि बेस्ट रिजल्ट्स पा सके। जैसे बच्चा क्लास में फर्स्ट आने के लिए बहुत मेहनत करता है, अच्छा परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप सिर्फ परफॉर्मेंस पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, आप क्लास में अच्छा करना चाहते हैं, आप क्लास में फर्स्ट आना चाहते हैं, तो उसके लिए है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बेटर है, तो आप कहेंगे मास्टरी ओरिएंटेशन बेटर है, क्योंकि ये सिर्फ क्लास में फर्स्ट आने के लिए होता है, परफॉर्म करने के लिए। लेकिन मास्टरी ओरिएंटेशन में आप सब्जेक्ट की डीप नॉलेज रखते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है परफॉर्मेंस अवॉइडेंस। अवॉइड करना नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर सिर्फ फेलियर को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ ये फोकस रहता है कि बस हम पास हो जाएं। देखिए इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस को भी हम अवॉइड कर देते हैं। यहाँ सिर्फ इसलिए पढ़ाई करते हैं हम ताकि हम फेल ना हो, सिर्फ पासिंग मार्क्स आ जाएं हमारे 33%। ऐसा होता है ना, काफी सारे लोगों का यही सीन रहता है। उन्हें परफॉर्म करने से मतलब नहीं है, उन्हें डीप नॉलेज से भी मतलब नहीं है, वो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो पास हो जाए, उनके पास डिग्री आ जाए, बस वो फेल ना हो। तो वो वाली चीज जो होती है परफॉर्मेंस अवॉइडेंस होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज आती है फ्रेंड्स, ट्राइसोमी 21। ये एक डाउन सिंड्रोम होता है, और ये एक प्रकार का विकार होता है जिसमें जो बच्चे की उम्र होती है ना, वो ज्यादा दिखने लगती है। मतलब बच्चा छोटा होगा लेकिन वो एज में ज्यादा दिखेगा, फेस एकदम फ्लैट हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है बहुत ही ज्यादा। और ये होता क्यों है, क्योंकि 21वें गुणसूत्र में मल्टीपल एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जनरेट हो जाता है। याद रखिएगा, इसका रीजन होता है जो 21वां क्रोमोसोम होता है उसमें मल्टीपल एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जनरेट हो जाता है। ठीक है, इस वजह से कम एज में भी व्यक्ति बड़ा दिखने लगता है। चलिए नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टर्म आता है। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म है मैंने एक साथ ही लिख दिए हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। बाला क्या होता है, बाला का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखें, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। इसमें क्या होता है, स्कूल की बिल्डिंग को अधिगम संसाधन के रूप में बनाया जाता है। यानी कि जो स्कूल की बिल्डिंग्स होती हैं उसमें क्या होता है, मैप बने होते हैं, कहीं पर टेबल लिखे होंगे यानी कि पहाड़े लिखे होंगे, कहीं पर महापुरुषों के बारे में लिखा होगा, कहीं पर महापुरुषों के चित्र होंगे। इससे क्या होता है, अधिगम प्रक्रिया सरल और रुचिकर होती है। आजकल आप देखते होंगे फ्रेंड्स, छोटे बच्चों की जो स्कूल की बिल्डिंग्स होती है ना, वहां पर बिल्डिंग्स में प्रिंट किया जाता है, इंडिया का मैप होगा, कहीं टेबल लिखी होगी, कहीं पर काउंटिंग होगी, कहीं पर ट्री बनाया होगा, उसके पार्ट्स लिखे होंगे, कहीं पर महापुरुषों के बारे में लिखा होगा, है ना। ये सारी चीजें, इससे क्या होता है, बच्चा डेली स्कूल जाएगा, डेली बच्चे की नजर
सब्जेक्ट्स में पढ़ेगी और बच्चा ऑटोमेटिक सीख जाएगा। बच्चे को कहने की जरूरत आपने नहीं पड़ेगी कि आपको इंडिया का मैप पता होना चाहिए। बच्चा खुद ही डेली उसको देख रहा है कहाँ पर कौन सा स्टेट है और बच्चे को समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से आजकल स्कूल की बिल्डिंग्स को पेंटिंग किया जाता है और ये बेस्ट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एनआरटी। देखिए एनआरटी और सीआरटी, यहां से आपके क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। एनआरटी का फुल फॉर्म है नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट और सीआरटी का फुल फॉर्म है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट। तो देखिए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, इसमें व्यक्ति को बाकी लोगों से अच्छा परफॉर्म करना होता है। इसमें परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 95 ले आए या 65 ले आए। इसमें मेरिट की बात होती है, जिसके ज्यादा मार्क्स आएंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे आप केवीएस का एग्जाम देते हैं, है ना, आप DSSB का एग्जाम देते हैं, आप एनवीएस का एग्जाम देते हैं, EMRS का देते हैं, मतलब जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ता कि आपको इतना परसेंट लाना है या इतने मार्क्स लाने हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता। वहां पर बात होती है मेरिट की। आपको हर दूसरे व्यक्ति से खुद को अच्छा परफॉर्म करना होता है। अगर आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे तो आप मेरिट में ऊपर आएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये होता है एनआरटी। लेकिन सीआरटी क्या होता है, सीआरटी में क्राइटेरिया फिक्स होता है कि आपको इतने नंबर लाने हैं। जैसे सीटेट का एग्जाम देखिए, सीटेट के एग्जाम में आपका क्राइटेरिया फिक्स है। जैसे क्राइटेरिया फिक्स है कि आपको 90 नंबर लाने हैं, ठीक है, 150 का आपका पेपर है और आपको सिर्फ 90 मार्क्स लाने हैं। अब इसमें ना क्राइटेरिया फिक्स है। अब किसी के 140 आ रहे हैं, किसी के 90 आ रहे हैं, डज नॉट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ सीटेट को क्वालिफाई करना है और 90 मार्क्स अगर आपके आ गए हैं तो एक ही बात है, चाहे 90 आए चाहे 140 आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और ये जो सीआरटी में क्राइटेरिया फिक्स होता है ना, ये सभी के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा सीटेट पास करेगा, लाखों स्टूडेंट्स जो है 90 मार्क्स पास हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्राइटेरिया फिक्स है कि आपको सिर्फ इतना ही परसेंटेज या फिर इतना ही नंबर लेकर आना है। चलिए, आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, एक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है। आरपीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म होता है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये ना एक तरीके का एक्ट था जो कि 1995 में बना था, जिसको बाद में रिप्लेस किया गया और 2016 में आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बना। ओके, जब 1995 में ये बना था ना, सिर्फ पीडब्ल्यूडी के नाम से बना था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के नाम से। लेकिन जब 2016 में इसको रिप्लेस किया तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के नाम से ये बना था, जिसको हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के नाम से जानते हैं। जब ये 1995 में सिर्फ पीडब्ल्यूडी एक्ट के नाम से था तो इसमें सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज थी। लेकिन जब ये आरपीडब्ल्यूडी बना 2016 में तो इसमें 14 जो डिसेबिलिटीज हैं उनको और ऐड किया गया और अभी करंट टाइम पर आपको इसमें 21 डिसेबिलिटीज देखने को मिलेंगी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखिए, डिसेबिलिटी मतलब अक्षमताएं। ये उन बच्चों के लिए था जो डिसेबल्ड बच्चे होंगे, है ना, पीएच कैटेगरी में। अब वो पीएच कैटेगरी में अभी बहुत सारी डिसेबिलिटी होंगी, है ना, तो वो जो डिसेबिलिटी है 21 प्रकार की अभी बताइए आपको। अगर आप उन 21 प्रकार की डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं तो फिर आप ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का फायदा ले पाएंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आपको समझाया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है लागू कब हुआ था, तो आप कहेंगे 15 जून 2017 में। 2016 में तो एक्ट बन गया था लेकिन लागू हुआ 15 जून 2017 में। जिन्हें 40% या इससे अधिक अक्षमता है उनको सरकार के द्वारा 3 से 4% का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, जो अक्षमता है वो 40% की होनी चाहिए या इससे अधिक होनी चाहिए, तभी गवर्नमेंट के द्वारा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए, एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, ये जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बना था ना, इसमें 6 से 18 वर्ष तक बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की बात करी गई थी। ये मैं आपको पार्ट सेकंड में भी आई थिंक कहीं पर ये टॉपिक आया था, मैं आपको समझा चुकी थी। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ रहे हैं तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। चलिए, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देखिए, आज की मैराथन क्लास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2022, आरटी 2009, एनईपी 2020, निपुण भारत, ये सारे हम कवर अप करने वाले हैं, कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आज की क्लास तो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसी तरीके से
दो पार्ट्स आप पहले वाले जरूर देख लीजिएगा। तो शिक्षण अधिगम सामग्री, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, अब ये क्या है चलिए देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक और आकर्षक बनाने के लिए जिन साधनों या माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के टाइप होते हैं, ठीक है, इसके प्रकार होते हैं। सबसे पहले इसके प्रकार में हम इंद्रियों के आधार पर इसको डिवाइड करेंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल को शॉर्ट में टीएलएम कहते हैं। ठीक है, तो टीएलएम को हम इंद्रियों के आधार पर 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आता है श्रव्य सामग्री, दूसरा आता है दृश्य सामग्री, तीसरा आता है श्रव्य दृश्य सामग्री। चलिए एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आ रहा है श्रव्य सहायक सामग्री यानी कि ऑडियो लर्निंग मटेरियल। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुन करके ज्ञान को अर्जित करते हैं। जैसे रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन हो गया, लिंगुआफोन हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, ऑडियो लर्निंग मटेरियल, जिसमें क्या होता है बच्चे सुन करके चीजों को सीखते हैं। दूसरा आता है दृश्य सहायक सामग्री यानी कि विजुअल लर्निंग मटेरियल। इसमें क्या होता है, बच्चे जो है देख करके ज्ञान को अर्जित करेंगे। विजुअल दृश्य है ना, तो देख करके वो ज्ञान को अर्जित करेंगे। जैसे श्यामपट, जैसे आपका व्हाइट बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड पे भी हम कभी कभी क्लासेस करते हैं ना इसी चैनल पे, तो व्हाइट बोर्ड पर जो मैं आपको पढ़ाती हूँ वहां पर आप देख करके चीजों को सीखते हैं। ऐसे आपका बुलेटिन बोर्ड होता है, फ्लैनल बोर्ड होता है, पोस्टर्स होते हैं, आपके घरों पे भी लगे होंगे पोस्टर, आपके रूम पे लगे होंगे, उन पोस्टर को देखकर आप सीखते हैं, है ना। स्लाइड्स हो गई, अलग अलग स्लाइड्स के थ्रू आप चीजों को सीखते हैं। तो देख करके अगर हम ज्ञान अर्जित करेंगे तो वो आपका दृश्य सहायक सामग्री होगा। अब एक आता है इससे भी बढ़िया, जिसमें श्रव्य और दृश्य दोनों ही चीजें होती हैं, मतलब आप देख भी पाएंगे और सुन भी पाएंगे। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे एक साथ सुनकर और देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग ये क्लास देख रहे होंगे, या तो आप मोबाइल पे देख रहे होंगे, या फिर आप लैपटॉप पे, या फिर आप अपने टैब पे देख रहे होंगे। तो आपको लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा है, और जो मैं आपको बोल करके समझा रही हूँ आप सुन भी पा रहे हैं। तो जब हम सुन करके और देख करके चीजों को सीखते हैं तो वो होता है श्रव्य दृश्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल मटेरियल। जैसे टेलीविजन, आप टीवी देखते होंगे, आप कंप्यूटर पे चीजें सीखते हैं, चलचित्र हो गए, ये सब आपका श्रव्य दृश्य सामग्री के अंदर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब टीएलएम का हम टाइप पढ़ेंगे तकनीक के आधार पर। तकनीक के आधार पर टीएलएम 2 प्रकार का होता है, एक कठोर होता है, एक मृदु होता है, यानी कि हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं ना, हार्डवेयर से अगर आप जो चीज सीखते हैं वो हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर से आप जो चीज सीखते हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया, सिंपल है। नेक्स्ट आता है परिक्षेपण के आधार पर टीएलएम को डिवाइड किया है। परिक्षेपण के आधार पर टीएलएम 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रक्षेपी और दूसरा होता है अप्रक्षेपी। तो प्रक्षेपी सामग्री को इंग्लिश में हम प्रोजेक्ट मटेरियल कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जिन चीजों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की जरूरत होती है वे प्रक्षेपी सामग्री कहलाती हैं। अब मशीनें, जैसे आपने अपनी स्कूल्स में ना कभी ओएचपी देखा होगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये क्या है, एक तरीके का मैकेनिकल टूल है ना। ओएचपी के थ्रू हमारे सर के ऊपर से वो जाता है, इसलिए उसको ओएचपी का नाम दिया गया था, ओवरहेड प्रोजेक्टर। उसके थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे ही आपकी अलग अलग स्लाइड्स होती हैं, फिल्म स्ट्रिप्स होती हैं, ये सब आपका प्रोजेक्ट मटेरियल के अंदर आता है। दूसरा अप्रक्षेपी सामग्री यानी कि नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल। इसमें क्या होता है, जिन चीजों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, वे अप्रक्षेपी सामग्री होती हैं। जैसे श्यामपट है, चार्ट है, पाठ्य पुस्तक है, यहाँ से भी तो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इनके लिए मशीन की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल हो गए। अभी यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये डायग्राम मैंने इसीलिए लगाया है ताकि आप चीजों को समझें। यहाँ पर टीचर क्या कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, है ना, और बच्चे आराम से बैठ करके ध्यान से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब ये क्या है, ये व्हाइट बोर्ड ही तो है, व्हाइट बोर्ड के थ्रू पढ़ा रही हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये एक चीज और यहाँ से क्लियर होती है, ये जो वॉल आप देख रहे हैं ना पीछे, ये जो वॉल बनी है पूरी, यहाँ पर अलग अलग बर्ड्स आपको दिख रहे हैं, दिख रहे होंगे, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चों को इनके बारे में भी पता चलता है, ये कौन सा फ्लावर है, ये क्या, ये कौन सा फ्लावर है, ये कौन सी बर्ड है, ये कौन सी बर्ड है। तो इस तरीके से बिल्डिंग्स को आजकल पेंट किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार टीचिंग लर्निंग मटेरियल को
कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखिए एनसीईआरटी के अनुसार सबसे पहला ग्राफिक्स चित्र, जिसके अंदर कॉमिक्स और कार्टून आते हैं। दूसरा आपका डिस्प्ले सामग्री, जिसमें आपका ब्लैक बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड आता है। त्रिआयामी सामग्री यानी कि 3D मॉडल जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर हमारा मॉडल आता है। श्रव्य सामग्री में हमारा रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंगुआ फोन आता है। तो एनसीईआरटी ने टीएलएम को इस तरीके से डिवाइड किया है। साथ ही साथ प्रक्षेपी सामग्री और प्रक्रिया सामग्री, ये भी एनसीईआरटी ने ही डिवाइड किया है। ठीक है, प्रक्षेपी सामग्री में आपकी स्लाइड हो गई, फिल्म स्ट्रिप हो गई, और प्रक्रिया सामग्री में अभिनय हो गया और क्षेत्र भ्रमण हो गया। तो इस तरीके से टीएलएम को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया था। आई होप यहां तक आप चीजों को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। ओके, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए हैंड रिटन रखा है एक पेज, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इस पीडीएफ में इसको इंक्लूड किया है, क्योंकि यहाँ से ना आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम के प्रकार। अधिगम के 3 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से होते हैं आपको दिख रहा होगा। पहला है आपका इनफॉर्मल, दूसरा है फॉर्मल, तीसरा है नॉन फॉर्मल। तो ये 3 प्रकार के आपके क्या है लर्निंग। अब इनफॉर्मल में क्या होता है, देखिए इनफॉर्मल में क्या होता है, शिक्षा हम कहीं से भी ले सकते हैं, परिवार से, मीडिया से, सिनेमा से, मंदिर से, लाइब्रेरी आदि किसी भी जगह से। अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं जहां पर आपकी बाउंडेशन नहीं होती कि आप पर्टिकुलर यहीं से सीखेंगे, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। आप पिकनिक पर जा रहे हैं, वहां से सीख सकते हैं। आप बस से अपने कॉलेज स्कूल जा रहे हैं, आप बस में बैठकर चीजें सीख सकते हैं। आप अपने मोबाइल से सीखते हैं, आप अपनी फैमिली में रहकर मेंबर्स से सीखते हैं। आप मंदिर जा रहे हैं, वहां से आपने कोई अच्छी चीज सीख ली। तो ऐसा ज्ञान जो कि आप कहीं से भी सीख सकते हैं, वो आपका इनफॉर्मल लर्निंग के अंदर आता है। लेकिन फॉर्मल लर्निंग जो होती है, इसमें क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर स्कूल, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ही सीखते हैं और एक रेगुलर तरीके से आप सीखते हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं होता कि आप कहीं से भी सीखेंगे। इसमें क्या होता है, आप स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन जगहों से सीखेंगे पर्टिकुलर। तो यहाँ से आप जो ज्ञान लेते हैं वो फॉर्मल लर्निंग कहलाता है। और नॉन फॉर्मल में क्या होता है, जैसे आपकी ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने डीएलएड वगैरह किया होगा, इग्नू से, एनआईओएस से कोई चीज करी होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, हम सिर्फ दाखिला ले लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, रेगुलरली हम उस इंस्टीट्यूट या कॉलेज पे नहीं जाते। तो वहां से हम जो चीजें सीखते हैं वो आपका नॉन फॉर्मल के अंदर आता है। ठीक है, तो इन तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जॉन डीवी और एडम्स। देखिए जॉन डीवी और एडम्स शिक्षा को लेकर क्या कहते हैं, दोनों अलग अलग तरीके की बात करते हैं। जॉन डीवी कहते हैं कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो त्रिध्रुवीय यानी कि ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसमें 3 पोल होते हैं। सबसे पहला पोल टीचर, दूसरा पोल स्टूडेंट और तीसरा पोल करिकुलम या एनवायरनमेंट, एक ही बात है। तो ये है जॉन डीवी के अकॉर्डिंग कि जो शिक्षा है वो आपकी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें 3 ध्रुव होते हैं, एक टीचर हो गया, एक स्टूडेंट हो गया, एक करिकुलम हो गया। ठीक है, करिकुलम यानी कि जो पाठ्यक्रम है आपका या वातावरण। नेक्स्ट एडम्स की बात करें तो एडम्स कहते हैं जो शिक्षा है वो 2 ध्रुवीय है, मतलब उसके 2 ही पोल हैं, बाइपोलर। एक तो टीचर है और दूसरा स्टूडेंट है। मतलब एडम्स ने करिकुलम या एनवायरनमेंट की बात नहीं करी है, इतना सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जॉन डीवी के अकॉर्डिंग त्रिध्रुवीय प्रक्रिया और एडम्स के अकॉर्डिंग द्विध्रुवीय प्रक्रिया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर यानी कि लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो देखिए शिक्षण के स्तर को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है स्मृति स्तर, जिसको हम कहते हैं मेमोरी लेवल। ये किसने दिया था, ये दिया था हर्बर्ट ने। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इस स्तर में बच्चे के रटने पर बल दिया जाता है, क्योंकि नाम से क्लियर है ना, मेमोरी लेवल, स्मृति। स्मृति का मतलब क्या होता है, चीजों को याद करना, रटना। तो इस लेवल पर बच्चों को चीजें रटवाई जाती हैं। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर होता है, सबसे नीचे। इस स्तर में शिक्षण अधिगम का उद्देश्य ज्ञान को प्राप्त करना है, और ये सिर्फ छोटी कक्षाओं के लिए होता है। ठीक है, नॉलेज लेना, चीजों को याद करना, रटने पर फोकस करना। उसके बाद दूसरा स्तर आता है आपका समझ या बोध स्तर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, और ये दिया था मॉरिसन ने।
अब जैसे कि नाम से ही क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, यहाँ पर चीजें रटवाई नहीं जाएंगी, यहाँ पर समझाई जाएंगी, समझ पर आधारित है। तो देखिए यह स्तर स्मृति स्तर से ऊंचा है, उससे एक लेवल ऊपर का है। इसमें ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको फोकस करना है, इसमें क्या किया जाता है, ज्ञान को समझने पर बल दिया जाता है। ठीक है, इस स्तर में बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है या जो नियम सिद्धांत बताए जाते हैं वो इस तरीके से प्रदान किए जाते हैं कि बच्चा उनका व्यावहारिक प्रयोग भी कर सके, मतलब वो अपने व्यवहार में यूज भी कर सके और किसी सामने वाले को समझाना है तो उसको समझा भी सके। इसीलिए नाम है समझ स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल। उसके बाद तीसरा लेवल आता है आपका चिंतन स्तर, जिसको हम कहते हैं थिंकिंग लेवल। ठीक है, थिंकिंग लेवल में क्या होता है, यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर होता है, बिल्कुल ऊंचा होगा तीसरा वाला। इस स्तर में बच्चों को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियम सिद्धांत आदि की जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने के अवसर दिए जाते हैं। देखिए ये कितना अच्छा लेवल है, चिंतन लेवल। यहाँ पर जो भी चीज टीचर सिखाते हैं उसके बाद बच्चे उसके बारे में विचार भी कर सकते हैं और निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन भी खुद ही निकाल सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी भी बच्चों को दी जाती है। ठीक है, ये था आपका तीसरा लेवल, थिंकिंग लेवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है अधिगम स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, देखिए जब कोई सीखा हुआ काम या फिर ज्ञान किसी दूसरे काम या ज्ञान को सीखने में प्रभाव डालता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया है, ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। बिल्कुल, सपोज करिए आपको साइकिल चलाना आता है, ठीक है, अब साइकिल चलाते हुए आपने बैलेंस बनाना सीख लिया है। अब अगर फ्यूचर में कभी आप बाइक चलाना सीखें तो आपको हेल्प करेगा साइकिल चलाना सीखा हुआ नॉलेज, आपका प्रीवियस नॉलेज, क्योंकि यहाँ पर आपको बैलेंस बनाना आ गया तो बाइक चलाना आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि किसी एक कोई आपको प्रीवियस नॉलेज है, कोई काम आपने पहले किया है, आप फिर उसी से रिलेटेड कोई नया काम करते हैं तो वहां पर वो चीज प्रभाव डालेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका अधिगम स्थानांतरण। अब स्थानांतरण के प्रकार समझेंगे तो सबसे पहले आता है धनात्मक स्थानांतरण। स्थानांतरण के प्रकार में इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। तो धनात्मक स्थानांतरण में होता है कि किसी कार्य को करने की योग्यता, ज्ञान अथवा अनुभव जब अन्य कार्यों को करने में सहायक होता है तब इसे सीखने का धनात्मक स्थानांतरण माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा को सीखने में सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल वही चीज है, साइकिल चलाते हुए आपने जो अपना बैलेंस बनाना सीखा वही बैलेंस आपको बाइक चलाना सीखने में काम आएगा, मतलब हेल्प करेगा। ठीक है, वहीं पर जो दूसरा आता है ऋणात्मक स्थानांतरण, इसमें क्या होता है ना कि किसी कार्य को करने की योग्यता, ज्ञान और अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में बाधा डालता है, मतलब रुकावट पैदा करता है, तो इसे हम कहते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण। जैसे आपने कोई चीज पहले सीखी है, अब नई चीज सीखने में अगर ये बाधा डालेगी तो ये होगा आपका ऋणात्मक स्थानांतरण। ठीक है, तीसरा आता है शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण में क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व अनुभव ना तो आपकी हेल्प करते हैं और ना ही बाधा डालते हैं, वो शून्य अंतरण कहलाता है, मतलब उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे आपने कोई प्रीवियस नॉलेज ली हुई है, उसके बाद उसी से रिलेटेड अगर आप कोई न्यू नॉलेज ले रहे हैं तो ये जो प्रीवियस नॉलेज है ना तो आपको हेल्प करेगी ना ही रुकावट पैदा करेगी, तो ये होगा आपका शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट आता है क्षैतिज स्थानांतरण। जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव का उपयोग उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया जाता है तो उसे हम क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गणित में जोड़ घटाने के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास उसी तरह के विज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है। मतलब जो प्रीवियस नॉलेज आपने ली है उसी तरीके का न्यू नॉलेज सीखने में वो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, ये आपका क्षैतिज स्थानांतरण हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है मूल्यांकन के उपकरण, टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन में आपका सबसे पहला आता है पोर्टफोलियो। ठीक है, उपकरण, मूल्यांकन के जो उपकरण है, जो टूल है, किन किन की हेल्प से आप मूल्यांकन कर सकते हैं। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है इवैल्यूएशन का, याद रखिएगा।
बहुत अच्छे से याद रखिएगा, डबल स्टार मैं यहाँ पर बनाऊंगी क्योंकि पोर्टफोलियो से हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में क्वेश्चन बनता है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, सीडीपी अगर आप कवर अप कर गए तो आप सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी में अच्छा करके आएंगे। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, देखिए पोर्टफोलियो एक प्रकार की रिकॉर्ड फाइल होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी बच्चे की एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह होता है। इसमें बच्चे की एक्टिविटीज, अचीवमेंट आदि नोट किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षक अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा आगे चलकर क्या बन सकता है। तो देखिए ये जो पोर्टफोलियो होता है ना, हर बच्चे का अलग अलग बनता है। सबसे पहले ये याद रखिएगा, एक ही फाइल नहीं होती है सभी की, हर बच्चे की अलग अलग फाइल होगी। उसमें क्या होगा, बच्चे की सारी एक्टिविटीज नोट डाउन करी जाती है, पूरा एक कलेक्शन होता है, संग्रह होता है। बच्चे ने क्या एक्टिविटीज करी, बच्चे ने पूरे साल भर क्या अचीव करा, बच्चे का टीचर्स के साथ कैसा बिहेवियर है, वो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करता है, जब स्कूल में कोई कंपटीशन वगैरह होते हैं वो पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है, सारी चीजें उस रिकॉर्ड फाइल के अंदर मेंशन करी जाती हैं। अब ये ना इसीलिए बनाया जाता है ताकि टीचर जो है भविष्यवाणी कर सके, थोड़ा प्रिडिक्शन कर सके कि ये बच्चा आगे चलकर किस दिशा की तरफ जाएगा, आगे चलकर ये क्या बन सकता है। इसके लिए ये पोर्टफोलियो आपका बनाया जाता है। ठीक है, आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब जो रिकॉर्ड होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए जो रिकॉर्ड होते हैं वो दो प्रकार के, एक तो होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में क्या होता है कि बच्चे की कक्षा से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उसके क्लासरूम से रिलेटेड, जैसे एकेडमिक हो गया, उसमें अटेंडेंस, बच्चा स्कूल आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या क्या उसने अचीव किया, ये सारी चीजें आएंगी। दूसरा जो आपका रिकॉर्ड होता है वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। और एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होता है कि लिखित रूप में चीजें यहाँ पर होती हैं। इसमें किसी घटना, किसी प्रोग्राम या किसी इवेंट का लिखित ब्यौरा होता है। वो तो आपका एकेडमिक लेवल पर था क्लासरूम के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर बच्चे के साथ कोई घटना हो गई, कोई इंसिडेंट हो गया, स्कूल में कोई इवेंट है, प्रोग्राम है, तो वहां पर बच्चा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसका लिखित ब्यौरा एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रूब्रिक्स। रूब्रिक्स भी एक टूल है पोर्टफोलियो की तरह, लेकिन ये थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे के लिखित और मौखिक सभी तरह के कामों के विस्तार से मेजरमेंट करता है और ये स्कोरिंग गाइड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्कोरिंग गाइड क्या होता है आपका, रूब्रिक्स होता है, और यहाँ पर लिखित और मौखिक सभी तरह के कामों का विस्तार से मेजरमेंट यानी कि मापन किया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स जांच सूची यानी कि चेकलिस्ट। चलिए चेकलिस्ट क्या होती है देख लेते हैं। तो बच्चे की ओवरऑल प्रोग्रेस या अचीवमेंट आदि को यस और नो के रूप में दर्शाना चेकलिस्ट होती है ना। बच्चा इस चीज में अच्छा है या नहीं, नहीं है तो क्रॉस कर दो। फिर दूसरी चीज, बच्चा इसमें अच्छा है या नहीं, हाँ इसमें अच्छा है, इसमें क्रॉस सही कर दो, इस तरीके से। तो ये जो यस और नो वाली चीजें, इस रूप में जो चीजें दर्शाई जाती हैं वो आपका चेकलिस्ट के अंदर आता है। उसके बाद है रेटिंग स्केल, इसमें रेटिंग दी जाती है। इसमें क्या होता है, अभिरुचि, व्यवहार और उपलब्धि, इन सभी को रेटिंग दी जाती है। अब वो रेटिंग आपकी न्यूमेरिकल 1 2 3 4 में भी रेटिंग हो सकती है, या फिर ग्राफिक रेटिंग भी हो सकती है जिसमें वेरी गुड, गुड, पुअर इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है, जैसे बच्चे का बिहेवियर कैसा है, एक्सीलेंट है तो वेरी गुड कह दो, या रेटिंग न्यूमेरिकल में रेटिंग देनी है तो 1 रेटिंग दे दो, इस तरीके से होता है ये। चलिए तो हमारा जो टूल थे इवैल्यूएशन के वो भी कंप्लीट होते हैं। अब हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत यानी कि थियरी आती है, जिसको हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की थियरी, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। ये किसने दिया था, प्रोफेसर BF स्किनर ने दिया था। ठीक है, स्किनर का नाम याद रखना है आपने, ये दिया था स्किनर ने। तो स्किनर ने आपसे पूछा जाता है कि किस चीज पर प्रयोग किया था सबसे ज्यादा, तो इन्होंने सबसे ज्यादा प्रयोग किया था सफेद चूहे के ऊपर और कबूतर के ऊपर। ठीक है, स्किनर ने एक बुक भी लिखी थी, उस बुक का नाम है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। याद रखिएगा बुक का नाम क्या है, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। किसने लिखी है, BF स्किनर ने। अब इस नियम के कुछ अन्य नाम हैं जो कि आपको याद रखने हैं, किसी भी नाम से आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। पहला नाम है RS थियरी, जिसको हम रिस्पॉन्स स्टिमुलस थियरी कहते हैं, हिंदी में अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। ठीक है, दूसरा है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, तीसरा इसको हम कहते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत,
चौथा हम इसको कहते हैं अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। पांचवा कहते हैं नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। और छठा कहते हैं आर टाइप थियरी। अब नाम इसके बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे फेमस नाम है ना वो यही है जो पहला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आर एस थियरी यानी कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस थियरी, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। चलिए अब ये सिद्धांत क्या था, इन्होंने जो प्रयोग किया था उसको हम समझेंगे डायग्राम के थ्रू। बहुत अच्छे से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये स्किनर बॉक्स है, इसके अंदर इन्होंने चूहे को बंद करके रखा है, ठीक है। अब ये क्या एक्सपेरिमेंट है पूरा हम पढ़ेंगे। तो चलिए, स्किनर का चूहे के ऊपर प्रयोग, ठीक है। चूहे पर इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। स्किनर ने सफेद चूहे पर अधिगम के प्रयोग किए और स्किनर ने प्रयोग के लिए एक बॉक्स बनाया जिसको हमने स्किनर बॉक्स कहा। अब ये स्किनर बॉक्स वही बॉक्स है जिसके अंदर इन्होंने चूहे को बंद कर दिया था। इन्होंने इस बॉक्स में क्या किया था, देखिए एक चूहा बंद कर दिया। सबसे पहले बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था जिसमें एक छिद्र था, यानी कि एक होल था। इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि लीवर दबने पर छिद्र से भोजन आ जाता था। जब चूहे को भूख लगी तो वो इधर उधर घूमने लगता है, अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ता है और उसके सामने उस छिद्र से भोजन आ जाता है। इसमें हो क्या रहा है, देखिए इन्होंने एक चूहे को बंद कर दिया बॉक्स के अंदर, उसमें लगा हुआ है एक लीवर, लीवर में है एक होल, ठीक है। अब वो इस तरीके से लीवर लगा था कि लीवर को अगर कोई दबाएगा तो वो होल से खाना आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, चूहे को भूख लग रही है तो वो इधर उधर जो है दौड़ रहा है। इधर उधर दौड़ेगा तो अचानक से उसका पैर लीवर के ऊपर पड़ गया। जैसे ही लीवर पर उसका पैर पड़ा तो छिद्र से उसके सामने भोजन आ गया। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया और भोजन दोबारा से आ गया। इसमें क्या हुआ, चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसको भोजन मिल जाता, यानी कि जब भी वो एक्टिविटी कर रहा है तो होल से उसके लिए खाना आ जा रहा है। इसी को कहा गया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। देखिए एक बार चूहे भाई साहब को भी देख लो, ये है स्किनर बॉक्स, ठीक है, जिस बॉक्स में चूहे को बंद किया। ये लगा हुआ है यहाँ पर लीवर और यहाँ पर है आपका, हाँ ये लीवर है आपका, ठीक है। अब जैसे ही लीवर पर पैर पड़ेगा ना, ये जो है होल से इसके लिए खाना आ जाता, ये होल है यहाँ पर और यहाँ से ये खाना निकल रहा है, ठीक है। ये लिखा है ना फूड, फूड डिस्पेंसर। तो देखिए यहाँ पर चूहे को भूख लगी, चूहा इधर उधर दौड़ा, इधर उधर दौड़ा, अचानक से उसका पैर पड़ गया लीवर पर और इधर से आ गया खाना। अब चूहे को जब भी भूख लगती वो सेम चीज करता, यहाँ पर लीवर को दबाता और यहाँ से खाना आ जाता, लीवर दबाता खाना आ जाता, लीवर दबाता खाना आ जाता। तो ये पूरा प्रोसेस उसको समझ में आ गया कि भाई अगर मुझे खाना चाहिए तो मुझे लीवर दबा देना है। तो इसी को हम कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। देखिए इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया होती है, यानी कि पहले रिस्पॉन्स, उसके बाद स्टिमुलस आता है, चूहे के लिए भोजन आता है, ठीक है। भोजन यानी कि उद्दीपन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले उसने अनुक्रिया करी, इधर उधर भाग रहा है मतलब अनुक्रिया कर रहा है ना। अनुक्रिया को हम कहेंगे रिस्पॉन्स। और उसके बाद क्या हो रहा है, चूहे के लिए खाना आ रहा है, भोजन आ रहा है, भोजन को हम कहेंगे उद्दीपन, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे स्टिमुलस। इसीलिए इस थ्योरी को आरएस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, यानी कि अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। आई होप आपको ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा। देखिए इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है, पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट क्या है, यहाँ पर चूहे के लिए भोजन है, वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आ जाती है। जैसे चूहे को भोजन मिला, भोजन मिलने के बाद उसने वो अनुक्रिया और तेजी से करनी स्टार्ट कर दी, है ना। तो वही चीज यहाँ पर आपको बताई है। तो सीखने की प्रक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है, रीइंफोर्समेंट को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीइंफोर्समेंट की बात कौन करते हैं, आप कहेंगे स्किनर करते हैं, ठीक है। चूहे को रीइंफोर्समेंट मिला क्योंकि उसको खाना मिला, तो उसको पुनर्बलन मिला कि अच्छा मुझे खाना मिल रहा है, तो वो उस अनुक्रिया को बार बार करने लगा और उसके सामने भोजन आता गया। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, पहले अनुक्रिया करी फिर उद्दीपन आया, ठीक है। चलिए अब समझते हैं पुनर्बलन होता क्या है, यानी कि रीइंफोर्समेंट आपका होता क्या है। जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं वो आपका पुनर्बलन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
पेपर पास करने पर बच्चे को पेरेंट्स के द्वारा मोबाइल या बाइक दे देना। जैसे बच्चे ने आज पेपर पास कर लिया, ठीक है, आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया, तो आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल लाकर दे दिया। अब आपके अंदर ये इच्छा बढ़ जाएगी कि हाँ, अब मुझे दूसरा एग्जाम भी क्लियर करना है, क्योंकि आपको रीइंफोर्समेंट के तौर पर मोबाइल मिल चुका है। ठीक है, यही होता है आपका पुनर्बलन। अब पुनर्बलन भी दो प्रकार का होता है। सबसे पहला आता है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, और दूसरा आता है नकारात्मक। तो सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? जैसे भोजन, नौकरी, पानी, तारीफ यानी कि प्रशंसा। कोई आपसे कह रहा है वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपको क्या होता है, अंदर से खुशी मिलती है और आप और ज्यादा मोटिवेट होते हैं उस काम को करने में। जैसे अभी आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे ही आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे ना, आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ जाएगा गवर्नमेंट जो आपका टीचिंग एग्जाम होता है उसको निकालने के लिए। सीटेट पास करते ही आप उस एग्जाम की तैयारी में जुट जाएंगे, क्योंकि सीटेट क्वालिफाई करके आपको क्या मिला? मोटिवेशन मिला। तो यही जो मोटिवेशन होता है, आपकी तारीफ होती है, ये आपका सकारात्मक होता है पुनर्बलन। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो सकारात्मक पुनर्बलन मिलने से प्राणी जो होता है वो क्रिया को दोहराता है, सीधी सी बात है। लेकिन जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है ना, यानी कि नकारात्मक पुनर्बलन होता है, उसमें क्या होता है, बच्चे को दंड देना, मना करना, डांटना, ये सारी चीजें आती हैं। जैसे बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चे को नहीं आया तो टीचर उसको डांट रहे हैं, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। इससे क्या होगा, बच्चा उसके बाद टीचर को अच्छा नहीं मानेगा, वो डरने लगेगा। तो इससे क्या होगा, क्रिया को वो बार बार नहीं दोहराएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका नकारात्मक पुनर्बलन। अब आता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। तो चलिए देखते हैं इसका एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले है, शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती हैं। बिल्कुल। दूसरा, इसका प्रयोग बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास के द्वारा क्रिया को बल मिलता है। वही है ना, चूहे ने बार बार अभ्यास किया, अनुक्रिया करी, उसके लिए भोजन आया। तो वही चीज यहाँ पर आपको समझाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी कि साइको एनालिटिकल थियोरी। साइको एनालिटिकल थियोरी, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले ये किसने दिया था, ये कहाँ के रहने वाले थे, इनके बारे में। उसके बाद सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सिगमंड फ्रॉइड ने। याद रखिएगा, इनका नाम है सिगमंड फ्रॉइड, जो कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। किस चीज का? मन या फिर मस्तिष्क का विश्लेषण। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए। सबसे पहले मन के 3 प्रकार बताए। पहला चेतन मन, दूसरा अर्धचेतन मन और तीसरा अचेतन मन। अब ये क्या होते हैं, चलिए इनको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है फ्रेंड्स चेतन मन। चेतन मन इंग्लिश में होता है कॉन्शियस माइंड। यह मन व्यक्ति के वर्तमान के विचारों से संबंधित होता है, इसलिए ग्रहण किए जा रहे ज्ञान को व्यक्ति तुरंत बता सकता है। जैसे अभी आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपका माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड है। मतलब वर्तमान में आप जो चीजें याद कर रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं और 1 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो आपके दिमाग में तुरंत से ये चीजें आ जाएंगी, क्योंकि आपने 1 महीने पहले ही पूरा रिवाइज करते जा रहे हैं। तो ये होता है कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, इसमें पढ़ा हुआ ज्ञान व्यक्ति को तुरंत याद नहीं आता, लेकिन थोड़ा सोच करके आप याद कर सकते हैं। जैसे सीटेट का एग्जाम है और आपने 4 महीने पहले प्रिपरेशन करी थी और एग्जाम के 4 महीने तक आपने कुछ नहीं पढ़ा। अब आपने रिवीजन किया ही नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपको वो चीजें इजीली याद आएंगी ही नहीं। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आपने कितना पढ़ा है वो तो ठीक है, लेकिन रिवीजन अगर नहीं करा है तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो अगर आपने 4 महीने से रिवीजन ही नहीं करा होगा तो आपको चीजें इजीली याद नहीं आएंगी, लेकिन हाँ, अगर आप सोचेंगे तो थोड़ा बहुत आपको याद आ सकता है। तो ये होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तीसरा आता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड होता है अचेतन मन। इसमें वे चीजें आती हैं जो हमारे याद करने पर भी हमको याद नहीं आती, जिन्हें हम भूल चुके होते हैं। ऐसा क्या होता है ना फ्रेंड्स, बचपन में कुछ ऐसे इंसिडेंट, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि बड़े होने के बाद हमारे दिमाग में नहीं रहती हैं। तो वही होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि अचेतन मन। मतलब वो कुछ ऐसी गहरी चीज होगी हमारे मन में
जो कि हमको बाद में बड़े होने तक याद नहीं आ रही है। ठीक है, ये हमारा अचेतन मन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। व्यक्तित्व के भाग, फ्रॉयड ने व्यक्तित्व के भाग भी बताए थे, यानी पार्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी भी इन्होंने बताई थी। तो पर्सनैलिटी को इन्होंने 3 भागों में बांटा है, इदम, अहम और परा अहम, यानी कि इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, तो सबसे पहला इदम इन्होंने बताया, जिसको हम इंग्लिश में इड के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपनी शारीरिक और सभी मूल आवश्यकताओं जैसे कि भूख, प्यास, सेक्स आदि को बिना सामाजिक नियमों और नैतिक मूल्यों की चिंता किए पूरा कर लेता है। मतलब समाज के लिए ये धारणा गलत है। डिपेंड ऑन प्लेजर, ये प्लेजर पर डिपेंड करती है, यानी कि व्यक्ति की खुशी पर निर्भर करती है। उस व्यक्ति को मजा आ रहा है ये काम करने में, उसे खुशी मिल रही है, तो उस चीज पर ये डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ पर वो ये नहीं सोचता कि समाज ने नियम बनाए हैं ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। उसको जो अच्छा लगता है वो काम करता है। नेक्स्ट आता है अहम, यानी कि ईगो। इसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता है, लेकिन समाज के सामने में नहीं करता। अब यहाँ पर क्या होता है, छुप करके कोई काम कर रहा है व्यक्ति, समाज को नहीं दिखा रहा है। अगर समाज को दिखाएगा तो वो समाज के सामने बुरा हो जाएगा, है ना। तो समाज के सामने नहीं करता, लेकिन पीठ पीछे करता है। इसमें पूरी योजना बना करके इच्छा की पूर्ति करी जाती है, पूरा प्लान कर लेता है, उसके बाद काम करेगा। जैसे चोरी करना, व्यक्ति चोरी करता है, समाज के सामने नहीं करता, पीठ पीछे करता है ना, ताकि समाज के सामने उसका नाम खराब ना हो। या फिर कोई भी ऐसा काम छुप करके करना, ये डिपेंड करता है रियलिटी पर, वास्तविकता पर ये डिपेंड करता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये प्लेजर पर डिपेंड करता है और ये वास्तविकता पर डिपेंड करता है। तीसरा जो आता है सुपर ईगो, इसमें क्या होता है, यहाँ पर व्यक्ति हर काम को समाज के नियम, नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर करता है। जिस व्यक्ति में सुपर ईगो ज्यादा होगी वह बुरे कामों से हमेशा दूर रहेगा, जैसे चोरी ना करना, झूठ ना बोलना। और ये डिपेंड करता है किस पर, मोरालिटी पर, यानी कि नैतिकता पर। मतलब यहाँ पर व्यक्ति बहुत नैतिक होता है, वो उन कामों को बिल्कुल नहीं करता है जो कि समाज के खिलाफ हो, समाज के नियमों के खिलाफ हो। अब इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, ये आप जानते हैं, है ना। उनमें से 3 तरह के लोग होते हैं। इड, ईगो और सुपर ईगो को हम समझ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इड यानी कि इदम हमने कहा, ईगो यानी कि अहम हमने कहा, और सुपर ईगो यानी कि परा अहम हमने कहा। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। अब स्मोकिंग करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले होते हैं इड वाले लोग। ये लोग क्या करते हैं, समाज के सामने स्मोकिंग करते हैं। इनको कोई डर नहीं है कि समाज ने नियम बनाए कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, इनको कोई डर नहीं है, सबके सामने में खुल करके ये स्मोकिंग करते हैं, इनको कोई शर्म नहीं है। ठीक हो गया। दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो क्या करते हैं, स्मोकिंग तो करते हैं लेकिन समाज से छुप करके करते हैं, लोगों से छुप करके करते हैं स्मोकिंग। तो वो लोग आते हैं ईगो के अंदर। तीसरा आता है सुपर ईगो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्मोकिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके अंदर नैतिकता होती है, उन्हें ये पता है कि समाज ने नियम बनाए हैं कि हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इससे हमारी किडनी फेल हो सकती है, हमारा लीवर डैमेज हो सकता है। ये चीजें उस व्यक्ति को पता है, इसलिए वो नैतिकता पर चलता है और कभी भी स्मोकिंग नहीं करेगा। तो ये होता है आपका इड, ईगो और सुपर ईगो। आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, आपको मजा आ रहा है क्लास को देखने में, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, और कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर दें। क्योंकि देखिए आपके जो कमेंट होते हैं ना, हमें खुद मोटिवेट करते हैं कि हम आपकी प्रिपरेशन इसी तरीके से करवाते रहें, मोटिवेशन के साथ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको दिखाया, देखिए हमारे दिमाग में 3 तरीके की चीजें, एक इड हो गया, दूसरा ईगो हो गया, तीसरा आपका सुपर ईगो हो गया। ठीक है, इस तरीके से चलता है, यहाँ पर आपको दिखाया भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये याद रखिएगा, फ्रॉयड को मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ साइको एनालिटिकल थियरी, मनोविश्लेषणवाद का जनक इनको कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें इन्होंने बताई हैं। मनोलैंगिक विकास के बारे में इन्होंने बताया। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की कुछ अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। सबसे पहली अवस्था है फ्रेंड्स, मुखी अवस्था, यानी कि ओरल स्टेज।
ये जो ओरल स्टेज होती है इसमें बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है। ठीक है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात हो रही है, मनोलैंगिक विकास की बात हो रही है। तो इसकी कुछ अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था है मुखी अवस्था, जिसको हम कहते हैं ओरल स्टेज। इसमें बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा जीभ या होंठ के द्वारा चूस कर दबा कर आनंद प्राप्त करता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, अपने फिंगर को मुंह में डालते हैं, चूस करके खुश होते हैं। जैसे बच्चों का अंगूठा चूसना, बच्चे के द्वारा स्तनपान करना, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग करना, ये क्या होता है, मुखी अवस्था के अंदर आता है। नेक्स्ट आपकी अवस्था आती है गुदा अवस्था, जिसको हम कहते हैं एनल स्टेज। एनल स्टेज में बच्चा होता है 2 से 3 वर्ष का। ठीक है, इसमें क्या है, बच्चा टॉयलेट यानी कि मल त्याग करके आनंद को प्राप्त करता है। ये होती है एनल स्टेज। तीसरी अवस्था आती है उत्तर लैंगिक अवस्था, जिसको हम कहते हैं फैलिक स्टेज। इसमें क्या होता है, बच्चा 3 से 5 वर्ष का होता है। यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, इस स्टेज को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बच्चा 3 से 5 वर्ष का होता है। इसमें बच्चे जननांगों के माध्यम से आनंद प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर जो बालक हैं यानी कि जो बॉयज हैं वो अपनी माता के साथ, और जो बालिकाएं हैं, गर्ल्स हैं, वो अपने पिता के साथ ज्यादा प्रेम करते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, जो बॉयज होते हैं उनका कनेक्शन मम्मी के साथ ज्यादा होता है, और जो गर्ल्स होती हैं उनका कनेक्शन अपने फादर यानी कि पापा जी के साथ ज्यादा होता है। अब ये इसमें होता क्या है, ऐसा क्यों होता है, तो देखिए हमारी बॉडी में ना ग्लैंड होती हैं, एक ऑडिपस और एक इलेक्ट्रा, यानी कि ऑडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि। जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है ना, यानी कि ऑडिपस ग्रंथि होती है, इसमें जो लड़का है वो अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो लड़की होती है वो अपने पिता से ज्यादा प्यार करती है। ठीक है, आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी अवस्था आती है जिसको हम कहते हैं सुप्त अवस्था, लेटेंसी पीरियड। इसमें क्या होता है, बच्चा 5 से 12 वर्ष का होगा। इसमें जो काम उत्तेजना यानी कि सेक्सुअल प्रोसेस है उसको बच्चे अपने अंदर ही छुपा लेते हैं, और जो सेम जेंडर है उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उनकी जो सेक्सुअल अर्ज होती है, काम उत्तेजना होती है, उसको वो दबा लेते हैं। ये है आपकी लेटेंसी पीरियड। उसके बाद है जननांगीय अवस्था यानी कि जेनिटल स्टेज, 5वीं अवस्था है। इसमें क्या होता है, बच्चा 12 से 18 वर्ष का होता है। और आप जानते ही हैं इसमें क्या होता है, विषम लैंगिक आकर्षण होता है। अपोजिट जेंडर के प्रति आप अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, और जो सेम जेंडर वाले होते हैं उनमें भी कभी कभी अट्रैक्शन देखने को मिलता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो भी नोट करके मैंने लिखा हुआ है ना फ्रेंड्स, नोट्स में भी, इन्हें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नैर्सिसिज्म, नैर्सिसिज्म होता है आपका स्वमोह, नाम से ही क्लियर है। जब व्यक्ति खुद से बहुत ज्यादा प्यार करता है, सबसे ज्यादा प्यार वो खुद से ही करता है, तो उसको हम कहते हैं नैर्सिसिज्म यानी कि स्वमोह। अब एक नेक्स्ट चीज आती है लिबिडो करके। लिबिडो क्या है आपका, तो देखिए लिबिडो जो है, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार जो लिबिडो है ना, वो काम प्रवृत्ति है, यानी कि सेक्सुअल अर्ज है जो ईड से जुड़ी हुई होती है, जो हमने अभी ईड पढ़ा था। मनोलैंगिक विकास के 5 चरणों में जो लिबिडो होता है इसका पूरा होना बहुत जरूरी है। लिबिडो और जो इड होता है ना, ये दोनों जन्म से ही व्यक्ति में होते हैं। याद रखिएगा, जो लिबिडो है और जो इड है ये दोनों जन्म से व्यक्ति के अंदर होते हैं, और ये पूरा कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्रॉइड बता रहे हैं आपको। ठीक है, यहां तक पूरा फ्रॉइड का ही चल रहा है। तो ये कहते हैं जो लिबिडो है वो एक सेक्सुअल अर्ज होती है जिसका पूरा होना बहुत जरूरी है। चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आती हैं कुछ टेक्निकल चीजें फ्रेंड्स, जैसे आरटी 2009 हो गया, एनईपी 2020, निपुण भारत, एनसीएफ 2022, एनसीएफ 2005, सारे कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसको हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले क्या बात करी गई है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, यानी कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को दी जाएगी। कितने साल तक, 6 से 14 वर्ष तक। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है आपका, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना। एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स हैज द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। उनका अधिकार है 6 से 14 साल तक बच्चों को आप फ्री एजुकेशन देंगे।
दूसरा पॉइंट है आरटी एक्ट का निर्माण 2009 में किया गया, नाम से ही क्लियर है। देखिए एक्ट 2009 में आया, लेकिन ये लागू कब से हुआ? लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। ये डेट भी आपको याद रखनी है। एक्ट बन गया था 2009 में, लेकिन लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। और देखिए ये पूरे भारत में लागू हुआ था, संपूर्ण भारत में, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी भारत के सभी राज्यों में ये लागू हो गया था। आगे आपको बताया है कि हमारे संविधान में 86वां संशोधन यानी कि 86वां जो अमेंडमेंट है ये हुआ था 2002 में, और इसमें आर्टिकल 21A के अंतर्गत आरटी एक्ट को रखा गया है। याद रखिएगा आरटी एक्ट को रखा है 86वां जो अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसके अंतर्गत जो आर्टिकल 21A है उसमें आरटी को रखा है। नेक्स्ट आता है आरटी 2009 के अनुसार टीचर और स्टूडेंट का रेशियो कितना होना चाहिए, यानी कि एक टीचर कितने बच्चों के लिए होगा। तो देखिए प्यूपिल टीचर रेशियो यानी कि आप कहेंगे छात्र शिक्षक अनुपात। अगर प्राइमरी लेवल की बात करें, प्राथमिक स्तर की बात करें, तो 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा, ऐसा इसमें कहा गया। दूसरा उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो यहां कहा गया कि 35 बच्चों के लिए एक शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए वर्किंग आवर्स की बात करी गई थी इसमें, यानी कि न्यूनतम कार्य दिवस कितने होंगे। तो प्राथमिक स्तर पर एक साल में टोटल 200 डेज तथा एक साल में 800 घंटे पढ़ाई होगी। देख लीजिए एक साल में 200 दिन और एक साल में 800 घंटे पढ़ाई होगी प्राइमरी लेवल पर। और उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होगा, एक साल में 220 दिन। ठीक है, एक साल में 220 दिन पढ़ाई होगी और पूरे साल में 1000 घंटे की पढ़ाई होगी। ठीक, तो ये डिफरेंस आपको दोनों में याद रखना है। अब बात करते हैं टीचर वर्क की, यानी कि शिक्षक का जो कार्य है वो कितना होगा। तो प्राइमरी लेवल पर एक सप्ताह में 45 आवर टीचर काम करेंगे और उच्च प्राथमिक स्तर में एक सप्ताह में यहाँ भी 45 आवर टीचर काम करेंगे। तो ये दोनों के लिए सेम है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भी एक वीक में 45 आवर और उच्च प्राथमिक स्तर में भी एक वीक में 45 आवर टीचर को काम करना पड़ेगा। ये आपने बहुत सारे स्कूल्स में देखा होगा इस तरीके का डायग्राम, स्पेशली प्राइमरी स्कूल्स में ये लगा ही होता है, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। ये आरटी 2009 से ही संबंधित है। ये देखिए पेंसिल रखी हुई है और यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं। इसका मतलब है आरटी 2009 कहता है कि सभी के लिए जो है एजुकेशन कंपलसरी है और सभी बच्चों को राइट है, अधिकार है कि वो एजुकेशन ले सके 6 से 14 वर्ष तक। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष तक। आरटी एक्ट जो है फ्रेंड्स, कुछ और चीजें इसके बारे में। नॉर्मल बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है। ठीक है, नॉर्मल जो बच्चे होंगे। ईडब्ल्यूएस बच्चों को 25% का आरक्षण इसके अंदर दिया जाता है, यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर की होनी चाहिए। मतलब प्राइमरी लेवल पर बच्चे का जो स्कूल है उसके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, इससे ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं, यानी कि अपर प्राइमरी लेवल, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के घर से विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर की होनी चाहिए। यहाँ पर 1 किलोमीटर प्राइमरी लेवल पर और अपर प्राइमरी पर 3 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है स्कूल में एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है जिसको हम एसएमसी के नाम से जानते हैं। ये मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं। ठीक है, एसएमसी का मतलब क्या है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इस कमेटी का जो अध्यक्ष होगा वो बच्चे के पेरेंट्स होंगे। किसी भी बच्चे को किसी भी आधार पर स्कूल जाने से आप वंचित नहीं कर सकते। अगर बच्चा 6 से 14 वर्ष के बीच में आता है तो आप बच्चे को कभी मना नहीं कर सकते कि आप स्कूल नहीं जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में निःशुल्क शिक्षा तथा एडमिशन देना होगा। अगर 6 से 14 वर्ष के बीच में किसी भी वर्ष बच्चा अगर स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे एडमिशन देंगे और बच्चे को एज अप्रोप्रिएट क्लास में रखेंगे और उसके पीछे की जो पढ़ाई है उसकी जिम्मेदारी टीचर की होगी। देखिए यहाँ पर आपको क्या समझाया जा रहा है, सपोज करिए एक बच्चा है जो 9 साल का है
और 9 साल की एज में वो स्कूल में एडमिशन लेता है। इस कंडीशन पर आप क्या करेंगे, आप बच्चे को फर्स्ट क्लास में नहीं रखेंगे 9 साल में, आप उसको एज अप्रोप्रिएट क्लास में रखेंगे। मतलब कि 9 साल के बच्चे को जिस क्लास में पहुंचना चाहिए उस क्लास में आप उसको रखेंगे, चाहे वो 3rd में हो, 4th में हो, जिस भी क्लास में आप रखें। और 4th से नीचे की जो पढ़ाई होगी ना, 1st, 2nd, 3rd क्लास की, वो पढ़ाने की जिम्मेदारी टीचर की होगी। ये आपको यहाँ पर समझाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आरटी 2009 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है एनसीएफ 2005। ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप जानते ही हैं। फुल फॉर्म है इसका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, ठीक है। अब एनसीएफ 2005 क्या है फ्रेंड्स, एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ऐसे विषयों की चर्चा की गई है कि बच्चों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाए, ठीक है। किस प्रकार से, किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाएंगे। तो देखिए एनसीएफ 2005 की जो उत्पत्ति है ना, वो रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। इंपॉर्टेंट, एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। एनसीएफ 2005 को यशपाल की प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। बेसिकली पूछा यह जाता है कि जब 2005 बना था एनसीएफ का, तो उस टाइम पर जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो आप कहेंगे प्रोफेसर यशपाल थे। एनसीएफ 2005 का आधार क्या था, यानी कि इसका बेस क्या था, ये क्यों बना। इसका आधार था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बच्चों को बिना बोझ के शिक्षा देना, ठीक है। बच्चों के ऊपर आप बर्डन नहीं डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बना था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005, ठीक है। द लर्निंग विंडोज, यहाँ पर बच्चे काम कर रहे हैं, देखिए अपनी मर्जी से। चलिए अब आता है आगे एनसीएफ 2005 के कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से सुनिएगा। रटने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी, एक बार अगर आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला आता है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ये कहते हैं कि बच्चों को आप जो भी पढ़ाएंगे वो उसके बाहरी जीवन में भी काम आना चाहिए। दूसरा, पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी कि बच्चों को आप रटवाएंगे नहीं, चीजों को समझाना है। तीसरा कहता है कि पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना हो बल्कि बाल केंद्रित हो। मतलब कि बच्चों को आप जो भी चीज पढ़ा रहे हैं उसमें जो बच्चा है वो केंद्र में होना चाहिए। बच्चे की एज को ध्यान में रखकर आप पढ़ाइए, बच्चे की नीड को, इंटरेस्ट, इन सभी को ध्यान में रखकर आप पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आता है परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, यानी कि जो भी आप एग्जाम लेंगे वो एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चा चीजें सॉल्व कर पाए ऐसा एग्जाम आप लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करने हैं, सही बात है। अब आते हैं एनसीएफ 2005 के कुछ सुझाव, इन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। तो सबसे पहला इन्होंने कहा कि बालक सक्रिय है और वह स्वयं से जाने, सीखे और नई नई चीजों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। टोटली कहने का मतलब है कि बच्चों को आप अवसर दो कि वो नई नई चीजें खुद से करे, ठीक है। टीचर उसको ना रटाए बल्कि बच्चे को खुद से करने के मौके दो। दूसरा पॉइंट है कि सीखना जो है सक्रिय और सामाजिक गतिविधि है, यानी कि बच्चे जो भी चीज सीखते हैं वो सक्रिय, एक तो एक्टिव है और सोशल एक्टिविटी है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए, मतलब टेक्निकल चीजें ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यांत्रिकता मतलब होता है बार बार चीजों को रटवाना। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद और रुचि से जोड़ा जाए, ठीक है। बच्चों में डर पैदा नहीं कराना है और ज्यादा डिसिप्लिन की वजह से डांटना नहीं है। बच्चों की खुशी होनी चाहिए, बच्चों की रुचि होनी चाहिए चीजों को सीखने में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फ्रेंड्स कि बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा और संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए, ठीक है। बच्चे की जो घर की भाषा है और उसके घर का जो कल्चर है उसको भी आप महत्व देंगे, सम्मान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधि में भाषा और गणित का महत्वपूर्ण स्थान। देखिए एक तो एनसीएफ 2005 कहते हैं बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाओ और दूसरा मैथ्स, ये दो सब्जेक्ट इन्होंने कंपलसरी कह दिए थे। कहां पर, प्राइमरी लेवल पर, यानी कि प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बहुभाषिक, यानी कि मल्टीलिंगुअल।
कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं यानी कि त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। ये कहता है बच्चों को मल्टीपल लैंग्वेजेस सिखाओ। अब ये त्रिभाषा सूत्र क्या है, चलिए समझते हैं। त्रिभाषा सूत्र की सबसे पहले बात करी थी फ्रेंड्स कोठारी कमीशन ने, याद रखिएगा 1964-66 में। तो त्रिभाषा सूत्र में क्या होता है कि बच्चों को आप 3 तरीके की लैंग्वेजेस सिखाएंगे। सबसे पहली लैंग्वेज, जैसे बच्चा हिंदी भाषी क्षेत्र से है तो हिंदी पहले सिखाएंगे, उसके बाद बच्चे को इंग्लिश सिखाएंगे, उसके बाद बच्चे को कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आप सिखाएंगे। वहीं पर अगर बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट से होगा तो सबसे पहले बच्चे को इंग्लिश सिखाएंगे, फिर हिंदी सिखाएंगे, फिर कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज सिखाएंगे। तो इस तरीके से कहा गया है कि बच्चों को कि त्रिभाषा सूत्र की वकालत करी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भाषा के 4 कौशल की बात करी गई है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी कि LSRW की यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, अब LSRW के अंदर क्या होता है ये मैंने आपको हिंदी पेडागोजी में सिखा दिया था। हिंदी पेडागोजी में हमने पढ़ा था L होता है लिसनिंग यानी कि सुनना, S हो गया स्पीकिंग यानी कि बोलना, R हो गया रीडिंग यानी कि पढ़ना, W हो गया राइटिंग यानी कि लिखना। तो भाषा के टोटल 4 कौशल होते हैं, इन 4 कौशलों को ये महत्व देते हैं। ठीक है, कि बच्चों को आप ये चीजें सिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, एक सेकेंड आप देखिए। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर में क्या होता है आपका, जैसे सबसे पहले बच्चे को आप वो चीजें बताएंगे जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं। ज्ञात चीजें मतलब होती हैं जो जिन चीजों की नॉलेज हमें पहले से है। उसके बाद जो अननोन चीज है बच्चे के लिए, फिर आप बच्चे को वो पढ़ाएंगे। जैसे सपोज करिए बच्चे को आप नाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चे को नाउन के एग्जाम्पल आप बताएंगे, क्योंकि जो एग्जाम्पल हैं वो बच्चे के लिए नोन होते हैं। उसके बाद नाउन की डेफिनेशन बताएंगे जो कि बच्चे के लिए अननोन होगी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है कि जो आपका है शिक्षण सूत्र मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। सबसे पहले बच्चा उन चीजों को सीखेगा जो चीजें बच्चे के सामने में प्रेजेंट है, फिर उनके बारे में सीखेगा जो चीजें बच्चे के सामने में प्रेजेंट नहीं है, जिनके बारे में बच्चे सिर्फ क्या करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, कल्पना करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से शिक्षण सूत्रों का बच्चों में अधिक से अधिक प्रयोग कराया जाए, मतलब इस तरीके से आप बच्चे को पढ़ाएंगे, ये कहने का मतलब है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सजा और पुरस्कार को सीमित किया जाए, यानी कि पनिशमेंट और जो, देखिए यहां पर सीमित का मतलब ये है कि ना तो बच्चों को हद से ज्यादा आप सजा देंगे और ना ही बच्चों को हद से ज्यादा पुरस्कार देंगे। अगर हद से ज्यादा पुरस्कार देने लगे तो बच्चे आदी हो जाएंगे पुरस्कार के, है ना। और सजा तो बिल्कुल भी नहीं देनी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। सह शैक्षिक गतिविधियां ऐसी गतिविधियां होती हैं जो पढ़ाई से अदर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह होता है, पिकनिक पे आप जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हैं, उनमें आप जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं यानी कि अभिभावक हैं उनको भी आप शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब आप समझे कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोटी किताबें मत दीजिए, वो उनके लिए बोझ बन जाएगा, है ना। तो ये जो मोटी मोटी किताबें और विशाल पाठ्यक्रम, बहुत बड़ा जो पाठ्यक्रम होता है, ये बच्चे के लिए क्या है, असफलता का प्रतीक है। बच्चा सफल नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा, बच्चा स्ट्रेस में रहेगा कि मैं ये पाठ्यक्रम कब कंप्लीट करूं, अब मेरे एग्जाम होने वाले हैं, इतनी मोटी मोटी बुक्स है। ऐसा आप लोग देखते होंगे, बच्चा 4th क्लास में है और उसका जो स्कूल का बैग होता है उसकी एज से भी ज्यादा भारी होता है, उसके बॉडी के वेट से भी ज्यादा भारी होता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित किया जाए, मतलब बच्चों को आप उपदेश मत दीजिए, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए कि बच्चा चीजों को खुद ही सीख पाए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे। देखिए लाइब्रेरी में काफी सारी लाइब्रेरीज ऐसी होती है स्कूल में जहां पर टीचर खुद से बुक उठा करके बच्चों को देते हैं, लेकिन आप ऐसे मत करिए। आप बच्चों को ना खुद से बुक्स को क्या करिए, सेलेक्ट करने के मौके दीजिए, अवसर दीजिए कि बच्चा खुद से बुक्स को चूज कर सके, उसको ज्यादा से ज्यादा आपने अपॉर्चुनिटी देनी है। ठीक है,
यानी कि बच्चे को करके सीखने के अवसर आपने देने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, शिक्षकों को एकेडमिक संसाधन और नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाएं। यानी कि जो इनोवेशन है, नई नई आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, और जो नई नई रिसोर्सेज हैं वो सब टीचर्स तक पहुंचाए जाएं ताकि टीचर उनका यूज करके बच्चों को पढ़ा पाए। नेक्स्ट आता है, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के रूप में आप बच्चों को उसका अवसर देंगे। फिर है मानसिक स्तर, आयु और योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण। यानी कि बच्चे का क्या आईक्यू लेवल है, उसकी मेंटल एज कितनी है, और उसकी जो नॉर्मल एज है वो कितनी है, उसकी जो योग्यता यानी कि एबिलिटी है, इन सबको देख करके आप करिकुलम बनाएंगे। नेक्स्ट है, बच्चों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। यानी कि ऐसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए जो बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट कर सके, हर तरह से। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप पढ़ाई करा रहे हैं, बच्चों को चीजें पढ़ा रहे हैं, सिर्फ मानसिक विकास कर रहे हैं, नहीं, बच्चे का हर तरीके से विकास होना चाहिए। देखिए, मानसिक विकास तो आप कराएंगे, मेंटल डेवलपमेंट है ना, पढ़ा करके, साथ में बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी कराना है, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, बिहेवियरल डेवलपमेंट हो गया, मोरल डेवलपमेंट हो गया। यानी कि सब तरीके से बच्चे का विकास आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट तैयार करना। ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना जहां पर बच्चों में भेदभाव ना हो, सभी बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ सकें, उनके मन में भेदभाव वाली चीजें बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब आता है एनसीएफ 2005, जो है आपका 5 विधियों पर जोर देता है। ये 5 विधियां याद रखिएगा। सबसे पहली विधि आती है करके सीखना, फिर है निरीक्षण विधि, फिर है परीक्षण विधि, फिर है मिश्रित विधि और सामूहिक विधि। लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा खुद से चीजें करके सीखेगा। इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण होगा, बच्चे का आप टेस्ट भी लेंगे, और जो बच्चे को आप पढ़ाएंगे अलग अलग टीचिंग मेथड को मिक्स करके पढ़ाएंगे। और सामूहिक विधि, यानी कि बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग करके चीजें सीखेंगे। ठीक है, इन 5 विधियों पर इन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया था। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा फैसिलिटेटर सुगम करता है जो सूचना को अर्थ या बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। कहने का मतलब है, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग टीचर क्या है? ऑप्शन आपको देता है, टीचर एक सुगम करता है यानी कि फैसिलिटेटर है, या निर्देश देने वाला है, या क्या है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एनसीएफ 2005 कहता है कि जो टीचर है, टीचर बच्चों के लिए एक सुगम करता, एक फैसिलिटेटर का काम करेगा। यानी कि बच्चों को गाइडेंस देने का काम करेंगे। याद रखना, बच्चों को जहां पर भी टीचर की जरूरत पड़ेगी ना, टीचर वहां पर बच्चों के लिए एज अ गाइडेंस जो है हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा एनसीएफ 2005 एकदम कंप्लीट होता है। हम चलेंगे, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है NEP 2020। इसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए, यहां से भी आपके क्वेश्चन फ्रेम होने कंफर्म है, इसलिए मैंने स्टार मार्क लगाया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपसे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि एनईपी के निर्माण के लिए ना किसकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था, तो ये नाम आपको स्पेसिफिकली याद रखना है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इन्हीं की अध्यक्षता में ये हुआ था। ठीक है, तो एनईपी के निर्माण के लिए जून 2017 में ये जो उस इसरो के पूर्व चीफ रहे हैं ये, ठीक है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, तो इनकी ही अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। यानी कि एक कमेटी टाइप की बनी थी जिसमें बात हुई थी कि एनईपी जो है आपका चलाया जाएगा। तो इस समिति ने ना मई 2019 में एनईपी का एक ड्राफ्ट तैयार किया था। ठीक है, 2019 में एनईपी का एक ड्राफ्ट, जिसको हम हिंदी में मसौदा कहते हैं, इसको रेडी करा था। तो कैबिनेट के द्वारा एमएचआरडी का नाम बदल करके, देखिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, कैबिनेट ने क्या किया था, मिनिस्ट्री ऑफ, ये आप जानते होंगे एमएचआरडी है ना डिपार्टमेंट, तो एमएचआरडी का नाम बदल करके क्या नाम रखा, एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया, जिसको हम शिक्षा मंत्रालय कहते हैं। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये आप सभी जानते ही होंगे। तो इसका नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया था, और उसके लिए मंजूरी मिल गई थी इनको।
फिर क्या हुआ, वर्ष 2030 तक कहा गया है ये कि वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता आपकी 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। ये बात हुई है कब तक के लिए, वर्ष 2030 तक। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका एनईपी में इन्होंने एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया था। देखिए पहले एजुकेशन सिस्टम आपका क्या था, 10+2 चलता था ना, लेकिन अब यहां से क्या चलेगा आपका, एनईपी 2020 में कहा गया कि 5+3+3+4 ये वाला एजुकेशन सिस्टम हम चलाएंगे। ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है, 5+3+3+4। अब इसमें ये 5 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है और 4 क्या है, इसको डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला स्ट्रक्चर आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर, यानी कि पहले जो एकेडमिक स्ट्रक्चर था, पहले क्या था, 10+2 था, है ना। यहाँ पर देखिए ये 10 है और यहाँ पर ये 2 है। 10+2 में क्या होता था कि 6 से 16 साल तक 10th में, और उसके बाद 2 ईयर 16 से 18, मतलब 18 साल तक आपका 12 हो जाएगा। पहले तक ये था। अब जो आपका चेंज करके हुआ है न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर, जो मैं सेकंड नंबर पे लिख रही हूँ, यहाँ पर देखिए न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर आपका क्या हुआ है, 5+3+3+4, है ना। अब इसको आप कैसे काउंट करेंगे, देखिए नीचे से स्टार्ट करना है आपको। 5 को भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक क्या था 2 साल और एक 3 साल। ठीक है, ये क्या है अभी मैं बताऊंगी आपको डिटेल में। तो 5 को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 और 2 में। उसके बाद 5+3 बोला ना मैंने, ये 3 हो गया, फिर ये 3+4, ये 4 हो गया। तो इस तरीके से अब ये नया वाला इन्होंने एकेडमिक स्ट्रक्चर बना दिया है। इसको हम फाउंडेशनल लेवल कहते हैं, इसको प्रिपरेटरी कहते हैं, इसको मिडिल कहते हैं, इसको सेकेंडरी कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने इससे रिलेटेड थोड़ा सा हैंड रिटन नोट्स भी बनाया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के समझने के लिए इजी हो जाए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मे भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 की हम बात करते हैं। 5+3+3+4 में जो 5 है, इसको हम कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 और 2 में। तो स्टार्टिंग के 3 साल तक इन्होंने कहा कि बच्चा क्या होगा, आंगनबाड़ी में जाएगा, यानी कि इसको हम बाल वाटिका के नाम से या प्री स्कूल भी कह देते हैं, तो जो भी आपको सुटेबल लगे आप कह सकते हैं। तो आंगनबाड़ी में 3 साल तक बच्चा पढ़ेगा, और यहाँ पर बच्चे की एज होगी 3 से 6 वर्ष की, यानी कि 3 साल में आपको आंगनबाड़ी में बच्चे का एडमिशन कराना है, 6 साल तक वो वहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट जो 2 ईयर आएंगे, उसमें बच्चा क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड में जाएगा, और बच्चे की एज 6 से 8 साल की होगी। उसके बाद यहाँ सेकंड क्लास तक पढ़ लिया, तो यहाँ पर बच्चा क्लास थर्ड से क्लास 5th तक जाएगा, और यहाँ पर बच्चे की होगी 8 से 11 साल। और 5th क्लास तक यहाँ पढ़ लिया, तो यहाँ 6 से 8th क्लास तक पढ़ेगा, है ना। 6 से 8 में इसकी एज हो जाएगी बच्चे की 11 से 14 वर्ष की। और फिर जो लास्ट 4 आता है, तो यहाँ पर बच्चा होगा 9th से 12th तक, यानी कि यहाँ 9 से 12 तक पढ़ेगा, और बच्चे की एज होगी 14 से 18 वर्ष। तो ये यहाँ पर आपको समझाई है। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो 5 है उसको हमने फंडामेंटल स्टेज कह दिया। 5 के बाद जो 3 आ रहा है उसको हमने प्रिपरेटरी स्टेज कह दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 आ रहा है उसको हम मिडिल स्टेज कहेंगे। और उसके बाद जो आपका सेकेंडरी स्टेज आ रहा है, ये लास्ट स्टेज आपकी 4 वाली हो गई। ठीक, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए ये हैंड रिटन मैंने लिखा है, आपको लर्न कराने के लिए ट्रिक भी लिखी हुई है। देखिए इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपके लिए ये बना हुआ है, अगर आप चाहें तो जरूर लीजिएगा, आपको काफी बेनिफिट होगा। अब देखिए ये जो फाउंडेशनल स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है और सेकेंडरी स्टेज है, इसको आप याद रख सकते हैं FPMS करके। F हो गया फाउंडेशनल, P हो गया प्रिपरेटरी, M हो गया मिडिल एंड S हो गया आपका सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, तो ये है आपका 5+3+3+4 न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर काफी अच्छे से मैंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, ताकि आपके समझने के लिए इजी हो। तो सबसे पहले वाला जो 5 की हम बात कर रहे हैं, ये फाउंडेशनल स्टेज हो गया। ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। स्टार्टिंग के 3 साल तक बच्चा बाल वाटिका में, फिर 2 साल तक क्लास फर्स्ट और सेकंड में पढ़ेगा। ठीक है, अब जब बाल वाटिका में है तो बच्चे की एज होगी 3 से 6 वर्ष की, और जब वो क्लास फर्स्ट एंड सेकंड में पढ़ रहा है तो एज हो जाएगी 6 से 8 साल की। फिर 5 के बाद जो 3 आता है, वो हमारा क्या हो गया, प्रिपरेटरी स्टेज हो गया। प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल का, इसमें बच्चा क्लास थर्ड, फोर्थ एंड 5th में पढ़ेगा, और बच्चे की एज होगी 8 से 11 वर्ष की। ठीक है, उसके बाद 5+3+3, नेक्स्ट जो 3 आएगा इसको हम कहते हैं मिडिल स्टेज।
मिडिल स्टेज 3 साल का, यहाँ पर बच्चा क्लास 6, 7th और 8th में होगा और बच्चे की एज कितनी होगी 11 से 14 वर्ष की। ठीक है, लास्ट हमारा क्या आएगा 4, है ना, 5+3+3+4। अभी जो 4 साल यहाँ पर होंगे बच्चे के, यहाँ पर बच्चा होगा क्लास 9th में, 10th में, 11th में और क्लास 12th में, और यहाँ पर बच्चे की एज होगी 14 से 18 वर्ष की। तो कहने का मतलब है बच्चे का एडमिशन आपको जब बच्चा 3 साल का है तब करवा देना है आंगनबाड़ी में। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए लास्ट जो स्टेज आ रही है, यहाँ पर बच्चा क्लास 12th में होगा और यहाँ पर बच्चे की एज होगी 14 से 18 वर्ष की। ठीक हो गया, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझाना जरूरी था और मुझे लगता है ये आपको अब समझ में भी आ गया होगा। अब इनके बारे में हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें 5 साल का जो होता है मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या होता है देखिए डिटेल में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, शुरुआत के 3 साल में बच्चा बाल वाटिका में जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया है ना, 5 को इन्होंने डिवाइड किया है ना 3 और 2 में। तो शुरुआत के जो 3 साल है यहाँ पर बच्चा बाल वाटिका में जाएगा और उसके बाद 2 साल जो है कक्षा 1 और कक्षा 2 में पढ़ेगा, है ना, ये वाले में, ये आप समझ गए। नेक्स्ट आता है आपका प्रिपरेटरी स्टेज, हमने देखा था इसमें क्या होता है 3 साल तक बच्चा पढ़ेगा क्लास 3rd, 4th एंड 5th में। यहाँ पर क्या होता है बच्चे के एग्जाम्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए जब बच्चा आंगनबाड़ी में है और तब तो उसके एग्जाम नहीं होते, लेकिन जब वो क्लास 3rd, 4th, 5th में गया तो उसके एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में भी 3 साल बच्चा होगा क्लास 6, 7th, 8th में, ये आपने पढ़ लिया है। यहाँ पर बच्चों को ना कंप्यूटर का ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया जाता है, मतलब कंप्यूटर की नॉलेज दे देते हैं और साथ में जो व्यावसायिक यानी कि वोकेशनल सब्जेक्ट है उसका भी ज्ञान देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और चलिए लास्ट स्टेज हम समझेंगे जो है आपकी सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, ये आपका 4 साल का होता है, ये हमने ऊपर देख लिया था। अब इसमें क्या होता है ना, बच्चा 9, 10th और 11, 12th में होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ऊपर अभी क्लास 8 तक बच्चा पढ़ रहा था। यहाँ पर जो सब्जेक्ट स्ट्रीम होता है ना उसको खत्म कर दिया जाएगा और बच्चा जो सब्जेक्ट चाहे बच्चा वो पढ़ सकता है। मतलब बच्चे को मल्टीपल सब्जेक्ट का यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा, उसका जो भी मन कर रहा है वो उस सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। ठीक है, 12th क्लास तक यहाँ पर इस तरीके से आपका एकेडमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपको हर एक चीज यहाँ तक समझा दी जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनईपी 2020 के ना कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत को हम 1 बाय 1 समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको समझाया है जो संरचनात्मक समझ है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है उस पर जोर देना है। मतलब बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आए, इस चीज का ध्यान रखना है टीचर ने, ना कि रटंत प्रणाली यानी कि रटने पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, केवल परीक्षा के लिए आप पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं करना है और ना ही बच्चों को चीजें रटवानी है, बल्कि बच्चों में संरचनात्मक समझ पैदा करनी है, कॉन्सेप्ट की समझ बच्चे को होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी है। मतलब कि बच्चे का सतत मूल्यांकन करना है। सतत मूल्यांकन मतलब कंटिन्यूअसली मूल्यांकन करिए। जैसे 4 चैप्टर आपने पढ़ा दिए बच्चों को तो उन 4 चैप्टर का आपको टेस्ट लेना है। ऐसा ना हो कि साल में बस एक ही बार आप टेस्ट ले रहे हैं। और साथ ही साथ सिर्फ पेन पेपर टेस्ट ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स वगैरह भी बच्चों को आप करवाएंगे। नेक्स्ट है स्कूल में मूल्यांकन 2 तरीके से होना चाहिए। कौन से 2 तरीके से? एक तो आपका फॉर्मेटिव जिसको हम रचनात्मक कहते हैं और दूसरा आपका सम्मेटिव यानी कि योगात्मक। अब देखिए जो आपका फॉर्मेटिव है ना, इसमें क्या होता है बच्चे का बीच बीच में मूल्यांकन होता है। जैसे 2 चैप्टर पढ़ाए फिर टेस्ट लिया, फिर 2 चैप्टर पढ़ाए फिर टेस्ट लिया, है ना, या फिर एक ही चैप्टर टीचर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद बीच बीच में पूछ सकते हैं बच्चों से। स्पोर्ट्स वगैरह बच्चों को करवाएंगे, बच्चों को पिकनिक पर ले जाना, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का आपने करना है। सम्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, साल में एक ही बार जो आपके एनुअल एग्जाम होते हैं उसको हम सम्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। अब देखिए असेसमेंट या इवैल्यूएशन एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेटिव के साथ साथ सम्मेटिव भी होना चाहिए। मतलब साल में एक बार जैसे आपका एनुअल एग्जाम होता है, बच्चा पास या फेल होगा तो वो एग्जाम भी आप लेंगे। कहने का मतलब है हर तरीके से आपको बच्चे का मूल्यांकन करना है। अब ये इंपॉर्टेंट है, छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए इन्होंने क्या किया, परख नाम की एक संस्था बनाई। परख, ठीक है, PARAKH। अब इस परख का इन्होंने फुल फॉर्म बताया
परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये है परख का फुल फॉर्म। इसमें कहा गया कि बच्चे की परफॉर्मेंस को भी आप देखोगे कि बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद उसका आप असेसमेंट करोगे, ठीक है, मूल्यांकन करेंगे, फिर आप रिव्यू भी दोगे, फिर आप एनालिसिस भी करोगे उनकी नॉलेज का। साथ किस चीज के लिए? होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। देखिए होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब होता है बच्चे का संपूर्ण विकास करना, चारों तरफ से 360 डिग्री असेसमेंट की ये बात करता है। अभी आगे आएगा, ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, क्वेश्चन बनते हैं इससे, इसलिए मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी सारी चीजें। तो देखिए होलिस्टिक डेवलपमेंट में आता है बच्चे का हर तरीके से डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, मोरल डेवलपमेंट होगा, बिहेवियरल डेवलपमेंट होगा, है ना, जितने भी आपके डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट होगा, यानी कि बच्चे को हर तरीके से रेडी करना है। सिर्फ पेन पेपर टेस्ट से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक। एनईपी 2020 इस बात पर बल देती है कि कैसे सीखना है, ना कि क्या सीखना है। क्या सीखना है पर फोकस नहीं करती, ये फोकस करती है किस तरीके से आप सिखा रहे हैं बच्चों को, कैसे सिखा रहे हैं, वो तरीका, ठीक है, पढ़ाने का जो वे है, जो तरीका है, उस चीज पर एनईपी 2020 ज्यादा फोकस करती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मकता, तार्किक सोच यानी कि लॉजिकल थिंकिंग, इनोवेशन यानी कि नवाचार, समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना, ठीक है, वही सारी चीजें हैं। इस सभी का बच्चे में आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट कराना है। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब आपको समझाया है 360 डिग्री आकलन करना, यानी कि 360 डिग्री बच्चे का असेसमेंट, जिसको हम हिंदी में चहुमुखी आकलन कहते हैं। इसके अंदर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, बिहेवियरल, मोरल, सारे ही डेवलपमेंट आपके आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है समावेशी शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। समावेशी शिक्षा यानी कि सभी को समान रूप से बिना भेदभाव के शिक्षा देंगे। यहाँ पर बच्चा चीजों को खुद करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चों को आप मौके देंगे कि वो खुद से एक्टिविटीज करें, खुद से चीजें सीखें। 360 डिग्री असेसमेंट में आपका क्या क्या आएगा वो भी आपको समझाया है। पहला आपका सेल्फ असेसमेंट, दूसरा आपका टीचर असेसमेंट, तीसरा आपका पीयर असेसमेंट, ठीक है, ये तीनों आएंगे। अब ये क्या होते हैं देखिए, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ नाम से ही क्लियर है, जहां पर बच्चा खुद का आकलन खुद ही करेगा। टीचर असेसमेंट में बच्चे का आकलन टीचर यानी कि शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। और पीयर असेसमेंट में क्या होगा, बच्चे का आकलन सेम एज के बच्चे करेंगे, मतलब एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे एक दूसरे का आकलन करेंगे। जैसे होता है ना, टेस्ट वगैरह होते हैं क्लास में, टीचर लेते हैं पेन पेंसिल टेस्ट, तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे बच्चे को जो है एक्सचेंज कर देते हैं कॉपी और बोलते हैं आप देखो आपके दोस्त ने कैसे लिखा है। तो बच्चा फिर अपने दोस्त की नोटबुक देखेगा, उसका आकलन करेगा। तो इस तरीके से जब सेम एज के बच्चे आपस में एक दूसरे का आकलन करते हैं, दैट इज कॉल्ड पीयर असेसमेंट। आगे बढ़ते हैं, और क्या बात हुई एनईपी 2020 में, देखिए एनईपी 2020 में भाषा यानी कि लैंग्वेज के लिए कुछ चीजें कही गई हैं। सबसे पहले कहा गया है बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना। बहुभाषिकता यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म, एक स्कूल में अनेक भाषाएं बोलने वाले बच्चे आते हैं तो उनकी भाषाओं को आप क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। और विविधता, विविधता भी पाई जाती है ना, हर बच्चे का कल्चर अलग होगा, हर बच्चे की घर की लैंग्वेज अलग होगी, तो उन सभी को आप क्या करेंगे, प्रोत्साहन देंगे। नेक्स्ट आपको कहा है कि कक्षा 5th तक बच्चों की शिक्षा का जो माध्यम है, उनकी घर की भाषा यानी कि मातृभाषा, मदर टंग होनी चाहिए। और उससे आगे तक भी आप मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट क्लास 5th तक तो आपको बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। मातृभाषा यानी कि उसके घर में बोली जाने वाली भाषा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है त्रिभाषा सूत्र, यानी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को आप अपनाएंगे। जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रथम लैंग्वेज के रूप में आप हिंदी पढ़ाएंगे, द्वितीय लैंग्वेज के रूप में आप इंग्लिश पढ़ाएंगे, और तृतीय लैंग्वेज के रूप में कोई भी आपकी जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होती है उनमें से एक पढ़ाएंगे, ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषाएं। नेक्स्ट पॉइंट में कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा आप रखेंगे। देखिए कक्षा 6 के लिए आप क्या करेंगे, एक अतिरिक्त भाषा के रूप में ना क्लासिकल लैंग्वेज, जो आपकी शास्त्रीय भाषा है उसको रखेंगे। अब वो शास्त्रीय भाषाएं 6 कौन कौन सी हैं, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो आपको ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज याद रखनी है। पहली तमिल हो गई, दूसरी तेलुगु हो गई, तीसरी कन्नड़ हो गई, चौथी मलयालम हो गई, पांचवी उड़ीसा हो गई, छठी संस्कृत हो गई। तो कक्षा 6 के जो बच्चे होंगे उनके लिए आप एक अतिरिक्त भाषा के रूप में एक क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषा इनमें से कोई एक
रखेंगे। ठीक है, आगे भाषा को लेकर इन्होंने कहा है कि माध्यमिक स्तर पर इनमें से कोई एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा का भी आप अध्ययन कराएंगे। अब इनमें से किन में से देखिए, या तो कोरियन होगी, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी, इनमें से किसी एक का अध्ययन आप कराएंगे माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला दिव्यांग बच्चे भी सभी बच्चों के साथ में बैठकर सीखेंगे, दिव्यांग बच्चों को आप अलग से नहीं बिठाएंगे। ठीक है, आगे बताया है टेक्स्ट बुक और करिकुलम के बारे में। इन्होंने इन्होंने क्या कहा कि क्लास 6 से ही आपकी जो वोकेशनल एजुकेशन है यानी कि व्यावसायिक शिक्षा है उसको आप शामिल कर दीजिए, और इसमें आप इंटर्नशिप देंगे बच्चों को। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा में क्लास 6 से। नेक्स्ट पॉइंट कहा है पाठ्यक्रम की विषय वस्तु यानी कि कंटेंट को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बुनियादी चीजों पर आप बुनियादी चीजों पर आप केंद्रित करेंगे। मतलब बच्चे को आपको समझाना है, चीजें रटवानी नहीं है, बस यही बोला है। आप चैप्टर्स कम करो, लेकिन वो जितने भी कम चैप्टर होंगे वो बच्चे के लिए यूजफुल होने चाहिए। ठीक है, जो राष्ट्रीय पुस्तकें हैं एनसीईआरटी, मेल फीमेल में बिल्कुल भी वो बुक्स भेदभाव नहीं करनी चाहिए। जैसे एक बुक में आप देखते होंगे छोटे बच्चों की जो बुक्स होती हैं, अगर जैसे कोई टॉपिक पढ़ाया है उसमें इस तरीके से डायग्राम बने होते हैं, यहाँ पर बच्चे के जो पापा हैं वो बढ़िया ऑफिस में बैठे होंगे। ठीक है, और जो बच्चे की मम्मी होंगी वो घर में क्या कर रही होंगी, झाड़ू पोछा कर रही होंगी। तो इस तरीके से ये आपका बनाया हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ये कहा जा रहा है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं मेल फीमेल में भेदभाव कर रही हैं, भेदभाव ऐसे ही करेंगी। पापा ऑफिस में बैठे हैं तो बच्चे को लगेगा अच्छा पापा का काम है पैसे कमाना, मम्मी का काम है घर में झाड़ू पोछा करना। तो इस तरीके की चीजें बुक के अंदर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्रेस कार्ड यानी कि प्रगति पत्र को लेकर एनईपी 2020 में क्या कहा गया है, इसको अब हम समझेंगे। तो देखिए इसमें कहा गया है कि बच्चों को प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा, यह कार्ड एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड होगा। जैसे हम 360 डिग्री असेसमेंट की बात कर रहे थे ना अभी, कि हर पक्ष में बच्चे का असेसमेंट होगा, तो इसमें यही बात हो रही है कि जो आपका संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, भावात्मक यानी कि अफेक्टिव, और जो गत्यात्मक यानी कि साइकोमोटर, इन सभी में जो बच्चे का विकास होगा ना उसका बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण दिया होगा। मतलब स्टूडेंट्स की विशेषताओं के समेत जो है ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा, जिसमें बच्चे के इन सभी पक्षों का विकास का विश्लेषण किया होगा। ठीक है, यानी कि उसका एनालिसिस करके पूरा कार्ड बनाएंगे और फिर वो बच्चों को दिया जाएगा। तो इस तरीके से एनईपी 2020 का टॉपिक हमारा एकदम कंप्लीट होता है। इसका जो मेन जिस्ट है वो यही है कि बच्चे का 360 डिग्री असेसमेंट करना, यानी कि चारों दिशाओं में बच्चे का चहुमुखी आकलन की बात करिए ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको हम कह रहे हैं, मतलब बच्चे का हर पक्ष में आप क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, और हर पक्ष में उसका विकास भी करेंगे, सिर्फ मूल्यांकन ही नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है आपका निपुण भारत। इसको आप निपुण भारत मिशन भी कहते हैं हिंदी में। तो निपुण, ये जो आपका देख रहे हैं ना स्पेलिंग NIPUN, इसका फुल फॉर्म होता है, जो यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो निपुण का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता में दक्षता के लिए एक राष्ट्रीय पहल। अब देखिए ये बड़े लेवल के बच्चों के लिए नहीं थी, ये ना छोटे बच्चों के लिए थी। ठीक है, आप ये कहेंगे कि प्री स्कूल से लेकर ग्रेड 3 तक के बच्चों के लिए निपुण भारत मिशन बनाया गया था। इसमें बेसिकली जो फोकस किया था किस चीज पर किया था, यहाँ पर लिखा है देखिए, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि जो पढ़ाई में जो प्रोफिशिएंसी है बच्चे की और जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ पैदा करनी है, और साथ में बच्चों को न्यूमरेसी यानी कि गणना से संबंधित ज्ञान भी देना है। तो चलिए डिटेल में इसको हम कवर करते हैं। तो यहाँ पर जो फोकस ग्रुप है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, प्री स्कूल से लेकर ग्रेड 3 तक के बच्चों के लिए ये मिशन बना था, और यहाँ पर बच्चा 3 से 9 वर्ष का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो निपुण भारत मिशन है इसका मेन लक्ष्य क्या है, देखिए मेन लक्ष्य है 2026-27 तक बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक 100% बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्या का ज्ञान बच्चों को देना।
ठीक है। मूलभूत साक्षरता यानी कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी होगी, क्योंकि बच्चा छोटा है इसी की बात हो रही है। और संख्या का ज्ञान यानी कि मैथ्स में जो गणना वगैरह होती है, कैलकुलेशन होती है, उसकी नॉलेज आप बच्चे को देंगे, न्यूमेरिकल से रिलेटेड। अब नेक्स्ट पॉइंट है निपुण भारत योजना कब लागू किया गया। तो निपुण भारत योजना लागू किया गया था 5 जुलाई 2021 को। ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत योजना आपकी लागू हुई थी। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, देखिए निपुण भारत का आपने देखा भी होगा। जैसे आरटी में आपने देखा होगा ना, स्कूल में एक पेंसिल के ऊपर दो बच्चे बनाए होते हैं बैठे हुए, वो आरटी का साइन होता है। इसी तरीके से ये निपुण भारत का होता है। यहाँ पर एक नोटबुक पकड़ी है और ये बच्चे ने पेन पकड़ा है, ठीक है। चलिए अब निपुण भारत मिशन के लक्ष्य क्या क्या है इनको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें स्टेप फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं बाल वाटिका, या इसको आप आंगनबाड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि जब बच्चा बाल वाटिका में होगा तो बच्चों को आप क्या सिखाएंगे, रिकॉग्नाइजेज लेटर्स, यानी कि बच्चों को अक्षरों का ज्ञान देना। कितने अक्षर, 2 से 3 शब्दों की बात हो रही है, ठीक है। सिर्फ 2 से 3 शब्दों के बारे में आप बच्चों को बताएंगे। उसके बाद है इसके अंदर रिकॉग्नाइजेज एंड रीड न्यूमरल्स अप टू 10, यानी कि 1 से 10 तक बच्चे जो है नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना सीख ले, मतलब बच्चों को 1 से 10 तक नंबर आ जाने चाहिए बाल वाटिका में, ठीक। ये हो गया स्टेप फर्स्ट, जिसमें बच्चा बाल वाटिका में था। अब सेकंड स्टेप आता है, यहाँ पर बच्चा चला जाएगा कहाँ, ग्रेड फर्स्ट में, यानी कि फर्स्ट क्लास में। बाल वाटिका के बाद फर्स्ट क्लास में ही तो जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो इस स्टेज में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बच्चों में डेवलप करानी है वो देखिए। इसमें आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 99, यानी कि बच्चे 1 से 99 तक नंबर्स को याद कर पाए और लिख भी पाए। तो बच्चों को आपको इस काबिल बनाना है कि इस लेवल तक बच्चे 1 से 99 तक नंबर्स को याद कर लें और लिख भी लें। साथ ही साथ क्लास फर्स्ट में परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बच्चे जोड़ घटाना सीख लें, मतलब जोड़ घटाने का जो नॉलेज है वो क्लास फर्स्ट में ही आपको दे देनी है। उसके बाद है सेंटेंसेस 4 to 5 सिंपल वर्ड्स, यानी कि 4 से 5 सिंपल वर्ड्स का प्रयोग करके बच्चे सेंटेंस यानी कि वाक्य बनाना भी सीख जाने चाहिए ग्रेड फर्स्ट में, ठीक है। तो ग्रेड फर्स्ट में बच्चों को आप इतनी नॉलेज देंगे। उसके बाद आता है ग्रेड सेकेंड, स्टेप थर्ड होगा ग्रेड सेकेंड। स्टेप फर्स्ट में बच्चे बाल वाटिका में, स्टेप सेकेंड में बच्चा ग्रेड फर्स्ट में था, अब स्टेप थर्ड में बच्चा ग्रेड सेकेंड में आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 999, ठीक है। 999 तक बच्चों को आप क्या करेंगे, नंबर्स को पढ़ना भी बच्चों को सिखाएंगे और लिखना भी सिखाएंगे। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट नंबर्स अप टू 99, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन बच्चों को सिखाएंगे 99 नंबर्स तक। उसके बाद रीड विद मीनिंग 45 to 60 वर्ड्स, यानी कि 45 से 60 शब्दों तक के जो वाक्य होंगे उनको बच्चे पढ़ पाए और उनका अर्थ भी समझ पाए, इतना नॉलेज आपने यहाँ तक बच्चे को देना है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है ग्रेड थर्ड, यानी कि स्टेप 4 हमारा। तो जब बच्चा ग्रेड थर्ड में होगा तो सॉल्व मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम, बच्चे को मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा का कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है। दूसरा, रीड विद मीनिंग एटलीस्ट 60 वर्ड्स, यानी कि 60 शब्दों तक की चीजें बच्चे पढ़ पाए और उनकी मीनिंग भी समझ पाए। 60 शब्दों की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, ग्रेड थर्ड में। तो इस तरीके से किस ग्रेड में कितनी नॉलेज बच्चे को देनी है ना, ये चीज यहाँ पर बताई है। अब आपको बताया है ये जो निपुण भारत मिशन है ये एनईपी 2020 से ही संबंधित है। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, उसी से ये संबंधित है। एनईपी 2020 में शिक्षा का स्तर का क्या रखा था, 5+3+3+4, ठीक है। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी इस टॉपिक को हम ऊपर कवर अप कर चुके हैं। तो निपुण भारत में बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात कही गई है। जैसे एनईपी 2020 में होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही थी, सेम वैसे ही निपुण भारत में भी होलिस्टिक डेवलपमेंट की ही बात हो रही है, यानी कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट आपने करना है। और मेनली अगर हम बात करें निपुण भारत के अंदर, तो मेनली यहाँ पर रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग प्लस न्यूमरेसी, इन चीजों पर फोकस किया है कि बच्चा पढ़ना सीख जाए और जो भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं बच्चे को समझ में आए। साथ ही साथ न्यूमरेसी यानी कि गणना करना, मैथ से रिलेटेड कैलकुलेशन वाली चीजें बच्चे को आ जानी चाहिए। तो इतना आपको बाल वाटिका से लेकर ग्रेड थर्ड तक की बात हुई है निपुण भारत मिशन के अंदर। अब मेन इसका गोल क्या है, गोल भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहला गोल है इसमें बच्चे की हेल्थ पर भी फोकस करना है, ठीक है।
और इफेक्टिव कम्युनिकेटर, बच्चों को ना कम्युनिकेशन स्किल सिखानी है, मतलब किस तरीके से लोगों से बातचीत करना है, समाज में कैसे उठना बैठना है, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन वाली चीजें बच्चों को आप सिखाएंगे। फिर तीसरा गोल है कनेक्ट टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से कनेक्ट करते हुए बच्चों को पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आप अलग से चीजें पढ़ा रहे हैं, नहीं, एनवायरमेंट यानी कि बच्चों के वातावरण से जोड़ करके आप चीजों को पढ़ाएंगे। अभी जो निपुण भारत मिशन है, इसका एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर देखिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा, इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत होना चाहिए, इंक्लूसिव यानी कि समावेशी होना चाहिए, फन एंड इंगेजिंग बाय ग्रुप एक्टिविटी यानी कि ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू जो है बच्चे फन करें, सीखें, इंजॉय के साथ सीखें, ठीक है, मजे आने चाहिए बच्चों को। और इंटीग्रेटेड एकीकृत, सभी बच्चों को समान रूप से आप सिखाएंगे बिना भेदभाव के। और बच्चों के अंदर भी ये वाली स्किल डेवलप करनी है कि सभी बच्चे आपस में एक दूसरे की हेल्प से सीखेंगे, ठीक है, इंटीग्रेटेड, साथ में मिल करके पढ़ो, क्योंकि ग्रेड 3 तक की बात हो रही है तो बच्चे छोटे होंगे, तो बच्चों के अंदर ये वाली चीजें आपने डेवलप करनी है। अब जो निपुण भारत है, इसका नेशनल मिशन क्या है एक्चुअल में, ये है आपका नेशनल मिशन FLN। FLN के नाम से कितनी बार आपका क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी। तो ये FLN की बात कहाँ हुई आपसे पूछा जाता है, आप कहेंगे निपुण भारत मिशन के अंदर, ठीक है। FLN का फुल फॉर्म क्या है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि साक्षरता प्लस संख्याओं का ज्ञान बच्चों को देना। देखिए बच्चों को ना साक्षर बनाना है, उनकी जो फाउंडेशन है, जो उनका आप कहेंगे नींव है, मूलभूत साक्षरता है, वो आप बच्चों को दे देंगे। तभी तो इसमें बात करी गई है, बच्चों को इतने शब्दों का नॉलेज होना चाहिए, इतना मल्टीप्लिकेशन एडिशन बच्चों को सिखा देना है इस क्लास में। ये इसीलिए आपको बताया है ताकि बच्चे की नींव स्ट्रांग हो सके। तो नेशनल मिशन है निपुण भारत मिशन का FLN, यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक हो गया, आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। निपुण भारत मिशन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब ये आते हैं फुल फॉर्म। फुल फॉर्म पढ़ने से पहले एक और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसको कर लेते हैं, फिर हम फुल फॉर्म की ओर चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है NCF 2022, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022। 2005 तो हमने पढ़ लिया, अब आता है 2022, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बताया है कि NCF 2022 लॉन्च्ड बाय धर्मेंद्र प्रधान, और ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। NCF 2022 किसने लॉन्च किया था, धर्मेंद्र प्रधान ने, और ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ये किस चीज पर बेस्ड है NCF 2022, ये बेस्ड है आपका NEP 2020 पर, ठीक है, यानी कि NEP 2020 पर ये आधारित है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बताया है फाउंडेशनल स्टेज, यानी कि जो मूलभूत स्तर है NCF 2022 0 से 8 साल के बच्चों की शिक्षा के लिए यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है NCF 2022 के अनुसार प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा विकास प्रमुख क्षेत्र हैं। मतलब यहाँ पर बच्चे का जो प्राइमरी देखभाल है स्कूल में उसकी भी बात करिए, और जो प्राइमरी लेवल पर शिक्षा देंगे उसकी भी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, KVS स्कूल में बाल वाटिका खोलने की बात भी इसी के अंदर की गई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। KVS के अंदर आपके बाल वाटिका यानी कि आंगनबाड़ी खोला जाएगा, ये इसी में कहा गया था NEP 2022 में। चलिए अब बात करते हैं NCF 2022 में, ठीक है। NCF 2022 के क्षेत्र क्या क्या है। सबसे पहला क्षेत्र है NCF-SE, यानी कि स्कूली शिक्षा। दूसरा है NCF-ECCE, यानी कि प्रारंभिक बचपन की शिक्षा। तीसरा है NCF-TE, शिक्षक शिक्षा। और चौथा है NCF-AE, यानी कि वयस्क शिक्षा। तो सबसे पहले NCF-SE क्या है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। NCF-SE का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन, ठीक है। स्कूल के एजुकेशन के लिए ये एक NCF बनाया गया था। इसमें स्कूली शिक्षा इस तरह देनी है बोला जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, वही वाली चीज, ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए। दूसरा है स्कूली शिक्षा को आप लचीला बनाएंगे, फ्लेक्सिबल बनाएंगे, बच्चे के अनुसार बनाएंगे। बच्चे को ज्यादा टफ नहीं लगना चाहिए, बच्चे को बोझ जैसा नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देंगे, बिल्कुल सभी बच्चों को मिला करके बिना भेदभाव के पढ़ाएंगे और बच्चों को अवसर भी देंगे कि वो नई नई चीजें सीखें। नेक्स्ट हमने देखा था NCF-ECCE, तो ये है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए ये NCF बना था। इसमें देखिए या तो आप 0 से 8 कहेंगे या 3 से 8 कहेंगे, ठीक है, ये दोनों ही चीजें इसके अंदर आती हैं। इतने वर्ष के बच्चों की शिक्षा पर यहाँ पर फोकस किया है, या तो जन्म से 8 वर्ष आएगा ऑप्शन में, या फिर 3 से 8 वर्ष आएगा, दोनों ही आपके सही हैं।
ब्रेन डेवलपमेंट फर्स्ट 8 ईयर में बच्चे का ब्रेन डेवलप हो जाना चाहिए, ये चीज यहाँ पर बताई गई। नेक्स्ट पॉइंट है एनसीएफटीई, जिसको हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन कहते हैं। अब टीचर्स के लिए भी यहाँ पर एनसीएफ बनाया गया। टीचर्स के लिए क्या बनाया, देखिए शिक्षक शिक्षा की यहाँ पर बात की गई है। शिक्षक को हर क्षेत्र में प्रवीण होना होगा, मतलब टीचर को भी एक ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, ये यहाँ पर कहा है। जब टीचर ऑलराउंडर बनेंगे तभी बच्चों का वो ऑल ओवर डेवलपमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में कहा है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास शिक्षक के द्वारा होना चाहिए। अब जब शिक्षक खुद ऑलराउंडर होंगे तभी वो बच्चे का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एनसीएफएई, जिसको हम कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अडल्ट एजुकेशन। तो जो अडल्ट है यानी कि वयस्क व्यक्ति हैं, उनकी शिक्षा की भी यहाँ पर बात करी गई थी, यानी कि वयस्क की शिक्षा पर भी फोकस किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताया है एनसीएफ 2022 में बच्चों के विकास कॉन्सेप्ट को 5 भागों में बांटने की बात करी गई। याद रखिएगा, एनसीएफ 2022 में जो बच्चों का विकास है उसके कॉन्सेप्ट को 5 भागों में बांटने की बात करी है। अब वो 5 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी कि आध्यात्मिक विकास। दूसरा है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि बौद्धिक विकास। तीसरा है फिजिकल लेवल, यानी कि शारीरिक विकास। फिर है लाइफ एनर्जी, यानी कि जीवन ऊर्जा। उसके बाद आता है इमोशनल मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि भावात्मक मानसिक विकास। तो ये 5 भागों में बच्चों के विकास कॉन्सेप्ट को बांटने की बात करी गई। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट को देख लेते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट में बताया कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स आदि एक्टिविटीज भी आप करवाएंगे, जिससे क्या होगा, बच्चे का शारीरिक विकास होगा। दूसरा यहाँ पर जीवन ऊर्जा, यानी कि लाइफ एनर्जी। तो इसमें बताया गया कि बच्चों के मन में ये भाव उत्पन्न करना कि उनकी लाइफ का कोई उद्देश्य है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बच्चे को नई नई चीजें आप सिखाएंगे, अधिगम प्रक्रिया को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, उसी को हम कहेंगे जीवन ऊर्जा, ठीक है। मतलब क्या, बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका क्या रीजन है, लाइफ में उसका क्या यूज होगा, ये सारी चीजें आप बच्चों को सिखाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताया है तीसरा जो है भावात्मक मानसिक विकास। तो इसमें क्या होता है, देखिए बच्चों का मानसिक और भावात्मक विकास हो सके और बच्चों के मन का डर आप खत्म करेंगे। साथ ही साथ बच्चों का प्रत्येक क्षेत्र में विकास आपको करना है, इसको हम कहते हैं भावात्मक मानसिक विकास। यानी कि बच्चे के जो इमोशन है उनका भी ध्यान रखना है और उनका जो मेंटल लेवल है उसका भी ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट आपको करना है। नेक्स्ट आता है बौद्धिक विकास, जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, देखिए बच्चों का दिमाग का विकास होना चाहिए। बौद्धिक मतलब दिमाग, बच्चों को रटंत प्रणाली से दूर रखना, यानी कि रटने पर फोकस कभी नहीं करना। अधिगम की प्रक्रिया को एकदम इंटरेस्टिंग रुचिकर बनाना, अलग अलग टीचिंग मेथड से बच्चों को पढ़ाना। नेक्स्ट आता है आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आध्यात्मिक नाम से क्लियर है ना, आध्यात्म से बच्चों को जोड़ना, आध्यात्म वाली जो चीजें हैं, ठीक है। और इससे भी क्या होगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। उसके बाद एक नोट के तौर पर आपको बताया है कि 0 से 8 या फिर 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए एनसीएफ 2022 बनाया गया था। तो एनसीएफ 2022 कितने वर्ष के लिए बच्चों के लिए बना, या तो आएगा ऑप्शन में 0 से 8 या फिर आएगा 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। इस तरीके से हमारा एनसीएफ 2022 बना था। अब हम चलते हैं फुल फॉर्म की तरफ। उसके बाद हमारा सीडीपी एकदम कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी चीजें हमने छोड़ी नहीं है। कंप्लीट सीडीपी 3 मैराथन क्लासेस के अंदर आपकी हो चुकी है। तो चलिए फटाफट से फुल फॉर्म्स को भी कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीजें हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी मैराथन ऐसी नहीं होती फ्रेंड्स कि 4 टॉपिक लेकर के हम मैराथन करा देंगे, नहीं। मैराथन क्लास का मतलब ही ये होता है कि कंप्लीट सब्जेक्ट आप करा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स ये आपके सीडीपी के साथ साथ अदर सब्जेक्ट में भी काम आएंगे, पेडागोजी में। सो इसको ध्यान से आपको देखना है। तो सबसे पहला आता है BALA। बाला का फुल फॉर्म क्या होता है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है। दूसरा फुल फॉर्म है आपका ADHD, जिसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखिए बिल्डिंग एज लर्निंग एड का मतलब है, आजकल आप बच्चों की स्कूल की बिल्डिंग देखते होंगे ना, अलग अलग पोस्टर, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए रहते हैं, ताकि बच्चा जब भी स्कूल आए डेली उसकी नजर पड़े और वो चीजों को ऐसे ही सीख ले। दूसरा ADHD क्या होता है, ये एक डिसऑर्डर होता है बच्चों के अंदर, कुछ बच्चों के अंदर। और जिन बच्चों के अंदर ADHD होता है ना, उनमें अटेंशन की कमी होती है, मतलब वो फोकस नहीं कर पाते हैं, एक ही जगह पर ज्यादा देर तक वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है LAD, इसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। LAD नॉम चॉम्स्की, आपने देखा होगा, हमने पढ़ लिया नॉम चॉम्स्की के बारे में, इसकी बात वही करते हैं। वो कहते हैं हर बच्चे के दिमाग में LAD होता है, जिसकी हेल्प से वो भाषा को अर्जित कर लेता है।
नेक्स्ट आपका फुल फॉर्म है BICS, बिक्स। बिक्स का फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। इसका मतलब ये है कि बच्चों के अंदर आपको बेसिक कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो डेवलप करनी है। मतलब बेसिक लेवल पर बच्चे एक दूसरे से बातचीत कर पाए, इस तरीके की स्किल बच्चे के अंदर आपको डेवलप करनी है। नेक्स्ट आता है CALP, कैल्प। कैल्प का फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव अफेक्टिव लर्निंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि कॉग्निटिव एकेडमिक, यानी कि एकेडमिक लेवल पर बच्चा कॉग्निटिव और लैंग्वेज दोनों चीजें अच्छे से सीख पाए। ठीक है, एकेडमिक लेवल पर उसके दिमाग का विकास भी आपको करना है, साथ ही साथ भाषा में भी उसकी पकड़ आपको अच्छी बनानी है। नेक्स्ट आता है RTE का फुल फॉर्म तो आप सभी जानते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, है ना। तो RTE का फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन। IEP का फुल फॉर्म होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी कि व्यक्तिगत एक एजुकेशन प्लान बनाना बच्चे के लिए, जिस बच्चे को अलग से नीड है उसके लिए आप इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है CLT का फुल फॉर्म होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि बच्चे को डेली कम्युनिकेशन के टाइम पर जो लैंग्वेज आनी चाहिए वो आपको उनको सिखानी पड़ेगी, यानी कि बातचीत करते हुए जो लैंग्वेज जरूरी है वो लैंग्वेज आप बच्चों को सिखाएंगे। नेक्स्ट है NEP, ये हम पढ़ चुके हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद आता है MLL का फुल फॉर्म होता है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। बच्चे को एटलीस्ट मिनिमम लेवल की लर्निंग तो आप कराएंगे ही कराएंगे। फिर आता है LSRW, ये आप सभी जानते होंगे, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, यानी कि सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ये आपके क्या होते हैं, लैंग्वेज स्किल्स होती हैं 4। ठीक है, नेक्स्ट आता है परख। परख की बात किसमें हुई है बताइए, अभी हमने पढ़ा था, परख की बात हुई है आपका किसके अंदर, NEP 2020 के अंदर परख की बात हुई है। ठीक है, परख का फुल फॉर्म भी हमने देखा था, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है TBLT का फुल फॉर्म होता है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, टास्क पर आधारित लैंग्वेज टीचिंग बच्चों को करानी है। नेक्स्ट है CLIL, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ये दोनों एक जैसे हैं, देखिए SLT के दो फुल फॉर्म होते हैं, एक होता है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, एक होता है सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग मतलब हर सिचुएशन में बच्चे को लैंग्वेज में बोलना आना चाहिए, सिचुएशन के आधार पर उसको आप सिखाएंगे लैंग्वेज। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, कभी बच्चों को भाषण देने को बोल दिया गया तो बच्चों को लैंग्वेज में बोलना आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड SLT। नेक्स्ट आता है LAC आप सभी जानते होंगे, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। उसके बाद NCF भी हम कर चुके हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इस तरीके से कंप्लीट फुल फॉर्म भी हमारा यहाँ पर हो जाता है। NCF 2022 हम कर ही चुके हैं, तो कंप्लीट CDP कोर्स मैंने आपको यहाँ पर मैराथन क्लास के अंदर करा दिया है। फ्रेंड्स, आपको मैराथन क्लास कैसी लगी फटाफट से कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स हमको मोटिवेट करते हैं कि एग्जाम तक हम आपकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी तरीके की इंपॉर्टेंट क्लासेस देते रहें। तो वीडियो को आप लाइक करके जरूर जाएं फ्रेंड्स, साथ ही साथ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको टेलीग्राम पर भेजी जाती हैं। तो हमने 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट हो गया, पार्ट सेकंड भी हमने किया, उसके बाद पार्ट थर्ड भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो CDP आपका एकदम कंप्लीट हो गया है। बिलीव मी, अगर आपने सारी मैराथन क्लास देखी है तो आप डेफिनेटली 30 आउट ऑफ 30 लेकर के आएंगे। तो चलिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप सभी के कमेंट्स रीड भी करती हूँ और आपको रिस्पॉन्स भी किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।